हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वो भी स्टैंडर्ड वाला। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, जहाँ पे x और y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम ऑफ a कॉमा b। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट लिखता हूँ कि ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सवाल है। अगर आपको याद हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दैट इज a कॉमा b इनटू HCF ऑफ टू नंबर्स दैट इज a कॉमा b is always equal to a multiply b। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि जो प्रोडक्ट है उसको हमें डिवाइड करना है किससे, एलसीएम से। मतलब इनडायरेक्टली सवाल ने आपसे एचसीएफ निकालने को कहा है कि जैसे अगर मैं इसे लिखूं, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, और डिवाइड किससे होगा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी से। तो या तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करके एलसीएम से डिवाइड कीजिए, नहीं तो आप सिंपली एचसीएफ निकालें। एचसीएफ कैसे निकलता है, देखो, ए क्या है, एक्स क्यूब, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई इंटू वाई कर दो। बी क्या है आपका, एक्स और वाई क्यूब, मतलब 3 बार इस बार क्या होगा, वाई होगा। अब आपको जब एचसीएफ निकालना होता है तो आप क्या करते हो, कॉमन देखते हो। तो देखो, एक्स यहाँ कॉमन है, ठीक है, और क्या है, वाई कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे एक और वाई कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आपके कॉन्सेप्ट को ना अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। ठीक, दूसरा सवाल है कि जो ये गिवन लीनियर पॉलिनोमियल है हमें y बराबर एफ ऑफ एक्स, इसके कितने जीरो है। देखो, जीरोस का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन हो वो किसके बराबर हो जाए, जीरो के। फंक्शन क्या है, y के टर्म में, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या करना है हमें, जीरो। तो आप देखो y जीरो कब होता है, जब x एक्सिस पर होता है। ये तो आपको पता है कि y जीरो कब होता है, x एक्सिस पर। मतलब इस इक्वेशन का जो जीरो होगा वो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है, और वो क्या है, 3,0। एक ही जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने जीरो है, 1 0, और वो जीरो की वैल्यू क्या है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, और कितने जीरो है वो कैसे पता चलता है, तो हमेशा जो ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है उससे हमें क्या पता चलता है कि कितने जीरो है। ठीक है, अगला सवाल, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप ग्राफ को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइन है, ये सभी को दिख रहा होगा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसके अलावा जो इनकी कंडीशंस होती है लाइन की, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो पहली वाली कंडीशन है जिसमें तीनों इक्वल है, ये कौन सी वाली होती है, ये होती है आपकी कोइंसिडेंट की कंडीशन। आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो ये वाली है, ये कौन सी वाली है, आपकी इंटरसेक्टिंग की है, ठीक है। सवाल में क्योंकि आपको पैरेलल लाइंस दी हुई थी इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी ठीक किया, ठीक है। अगला सवाल, द नेचर ऑफ रूट। अच्छा, नेचर ऑफ रूट, तो चलो इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हमसे नेचर ऑफ रूट पूछा जाए तो नेचर कैसे निकलता है, नेचर हमेशा डिसाइड होता है डी की वैल्यू से। और डी क्या होता है, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है डी। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूट होंगे, ठीक है। अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक, तो इसका मतलब होगा रियल एंड इक्वल रूट, ठीक, रियल एंड इक्वल रूट। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ठीक है, जीरो से कम, तो इसका मतलब होता है नो रियल रूट, कि इसके रियल रूट नहीं आएंगे। तो चलो हम भी डी की वैल्यू चेक करें। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर तुम इसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको पता चलेगा आपका ए जो है वो 9 है, बी जो है वो माइनस का 6 है, और सी जो है आपका माइनस का 2 है। तो सबसे पहले निकालते हैं डी। तो डी क्या होगा, डी होगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac।
तो b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। तो आप देखोगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, तो ये कितना आएगा 108। क्योंकि देखो ये जो d की वैल्यू है वो आपकी 0 से बड़ी आई है, इसका मतलब रूट है और वो अलग अलग है। तो देखो नो रियल रूट तो गलत हो गया, ठीक है, 2 इक्वल रूट भी गलत हो गया, मोर देन 2 रियल रूट भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 से ज्यादा रूट नहीं होते। आंसर क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगला सवाल देखो, टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीस इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8। ठीक है, मतलब दो AP बना लो, एक में पहला टर्म है -1, अगला वाला मुझे अभी नहीं पता, ठीक है, उसके आगे वाले भी नहीं पता, लेकिन ये AP है। दूसरे में क्या है -8, ठीक है, और फिर वो आगे जा रहा है। बस एक हिंट दिया है कि इन दोनों का जो D है, कॉमन डिफरेंस D, वो क्या है सेम है, ठीक है। तो मुझसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। अब लो, मान लो ये AP पहली वाली है, ठीक है, ये AP दूसरी वाली है, यही आपने माना। अब आपको इनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस चाहिए, तो देखो कैसे निकालोगे। आप मान लो पहली AP के फोर्थ टर्म माइनस दूसरी AP का फोर्थ टर्म, आप यही निकालने जा रहे हो। अगर आप पहली AP का फोर्थ टर्म निकाल लो तो आप लिखोगे a प्लस 3d, ठीक है, माइनस B4 का मतलब क्या होगा B प्लस 3d, ठीक है। मैंने इसका जो पहला टर्म है वो a माना है और इसका जो पहला टर्म है वो मैंने b माना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो a प्लस 3d माइनस का b माइनस का 3d, 3d से 3d चला गया तो आंसर क्या आएगा a माइनस b। तो जरा a की वैल्यू पुट करो, a है आपका -1 माइनस b कितना आपका -8, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 प्लस का 8, तो आंसर आएगा आपका 7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक। अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करते हैं देखो, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक। पहले एक लाइन बना ली, ठीक है। अब लाइन बनाने के बाद आप देखो कि आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो। ड्रॉ क्या करने, 2, -3, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आपका 5, 6। अब किसने डिवाइड किया, डिवाइड किया है एक्स एक्सिस ने, तो एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया तो कोऑर्डिनेट होना चाहिए x, 0। तो ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मैं क्या मानूंगा x, 0। तो आपको पहले दो बातें सीखनी है। पहली बात, अगर x एक्सिस डिवाइड करेगा तो x, 0, और y एक्सिस अगर डिवाइड करता तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनता 0, y, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो आप हमेशा रेशियो को क्या मानेंगे k/1। तो मतलब ये रेशियो क्या होगा k/1, ठीक है। अब क्योंकि आपको y की वैल्यू पता है, क्योंकि आपको क्या पता है y की वैल्यू पता है, तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहीं से सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू पता होती है वहीं से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो अगर y के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो देखो y तो मेरा 0 है, ठीक है, m क्या है मेरा k, ये जो होता है वो m कहलाता है, ये जो होता है n कहलाता है। मैं आपके लिए सारे टर्म लिख देता हूँ, ये मेरा x1 कहलाएगा, ये मेरा y1 कहलाएगा, ये मेरा x और ये मेरा y, और वहीं पे ये वाला टर्म क्या कहलाएगा x2 और ये y2, आप सारे टर्म लिख सकते हो, ठीक है। y2 क्या होगा 6 होगा, प्लस n क्या आपका 1 और y1 क्या आपका -3, अपॉन में क्या है k+1। अब देखो k+1 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6k-3, -3 उधर जाएगा तो +3, 3 बराबर 6k, तो ये हो जाएगा 3/6 बराबर k, दैट मीन्स आपका आएगा 1/2। जो आपके k की वैल्यू आती है वही आपका रेशियो होता है, तो रेशियो क्या कहलाएगा 1/2। यहाँ से आपने दो बातें सीखी, पहली ये x एक्सिस y एक्सिस वाली, दूसरी कि जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो आप k/1 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए अगला सवाल, एक पॉइंट है x, y जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। तो बताना है हमें कितने ऐसे पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, ठीक है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ थोड़ा सा। देखो
जो आपका ये वाला क्वाड्रेंट होता है इसको आप कहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप कहते हो सेकंड क्वाड्रेंट, इसको आप कहते हो थर्ड क्वाड्रेंट और इसको आप कहते हो फोर्थ क्वाड्रेंट। इनकी खास बात क्या होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव लेकिन वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। अब कोई सोचेगा मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ। देखो एक सवाल बनता है रिफ्लेक्शन वाला, जो आप ऐसे कोऑर्डिनेट की नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल ने कहा कि कोई एक पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, मान लो यहाँ पे, इसी की वैल्यू उसने x कॉमा वाई दी है और बोल रहा है कि ये जो ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं? तो देखो ऐसे तो अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे पता मुझे अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं? क्योंकि सिंपली देखो ये तो डिस्टेंस है, आप ये 5 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे भी ला सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी ला सकते हो, थोड़ा सा और इधर को लेके आ सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो 5 ही रहेगी। तो ऐसे में आपके कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनेटली मैनी पॉइंट हो सकते हैं। ये सिर्फ एक लॉजिकल सवाल था, इसमें सॉल्व नहीं करना है कुछ, ठीक। ये है अपना अगला सवाल। देखिए इस सवाल में क्या है, आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसमें डी ई पैरेलल है ए बी के। अब डी ई जो है वो किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी है आपको? ए। डी ई की वैल्यू कितनी दी है आपको? एक्स, ठीक है। बी ई की वैल्यू कितनी दी है? यहां से यहां आपको वैल्यू दी है बी, और ई सी की वैल्यू आपको कितनी दी है? सी। आपको पूछा है कि आपको x को इन टर्म ऑफ ए बी सी लिखना है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल जो बन रहा है वो सिमिलैरिटी से सॉल्व हुआ है। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे दो ट्राइंगल डी ई सी और एक दिख रहा होगा ए बी सी। ये जो दोनों ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अब मुझे कैसे पता? देखो सिमिलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है? दो रीजन। एक आपको दिख रहा होगा एबीसी में ये वाला एंगल 90 है और डीईसी में ये वाला एंगल 90 है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि एंगल सी जो है तो वो दोनों ट्राइंगल में आता है, ठीक है। तो ये तो दूसरा रीजन हो गया। अब अगर ये सिमिलर है तो क्या मैं इनके रेशियो इक्वल कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। देखो कैसे करते हैं रेशियो इक्वल, ठीक। अगर ये 90 है, ठीक है, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे ये बचा वाला एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये वाला भी कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होगी? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो ट्राइंगल की, ठीक। अब देखो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। x, ठीक है, आप ऐसे करो कि अल्फा के सामने छोटे वाले में क्या है? x है। उसी अल्फा के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है? ए है, तो अपॉन में ए। याद रखना ऊपर छोटा वाला ट्राइंगल है, नीचे बड़ा वाला, इक्वल टू, ठीक है। 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है? सी है छोटे वाले ट्राइंगल में, और 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है? बी प्लस सी है, पूरी लेंथ है, ठीक है। तो अगर यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई सी अपॉन में b प्लस सी, ठीक है। जो आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैंने, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं ये लगाया हूँ कि पहले मैंने ट्राइंगल को क्या करा? सिमिलर किया, ठीक है। और ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद मुझे एक चीज पता है कि अगर अल्फा के सामने, ठीक है, छोटे ट्राइंगल में x बना है तो अल्फा के सामने बड़े ट्राइंगल में मेरा a बना है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका जो रेशियो होगा, क्या इन दो टर्म का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट चीज होगी, ठीक है। उसी को मैं यूज कर रहा था यहाँ पे। ये है अपना अगला सवाल। इसमें क्या दिया है कि अगर O हमारा सेंटर है और जो कॉर्ड है वो कितना एंगल बना रही है? कॉर्ड कौन सी? पी क्यू। कितना एंगल बना रही है? 50 डिग्री, ठीक है। ये मैंने एंगल बना दिया। किसके साथ बना रही है? विद द टेंजेंट पी आर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसी कॉर्ड ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया? ये वाला एंगल, ठीक। तो आप कैसे करोगे? देखो इस पे जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वो कॉन्सेप्ट है आपका कि जो रेडियस होता है, ठीक है, सर्कल का, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द टैंजेंट। इसका मतलब क्या? कि जो टैंजेंट है पी आर, ठीक है, उसने कितना एंगल बनाया होगा? पी आर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा आपके ओपी के। मतलब ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो ये वाला एंगल है वो कितना डिग्री हो जाएगा? 40, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखो ओपी ओ क्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है। और आपको पता है कि जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है
वो कैसा ट्राइंगल बन चुका है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड क्या है? बराबर। अगर आपको पता हो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड इक्वल होती है उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब OP अगर OQ के बराबर है और ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 40। और अब आप जानते हो कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई जाए तो कितना होगा? 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस बीच वाला एंगल दैट इज POQ विल बी इक्वल टू कितना? 180। तो यहाँ से एंगल POQ कितना आ जाएगा? 180 माइनस 80 मतलब 100 डिग्री, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका अगला सवाल जिसमें क्या कहा है? एक क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। अब ये वर्ड याद रखना, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है उसके अंदर है, ठीक है। अगर PQ आपका 12 है, QR आपका 15 है, तो RS आपका 14 है, तो बताओ SP की लेंथ कितनी है? अब देखो, जिस बच्चे ने NCERT लगाई होगी उसको ये पता होगा कि हमने एक प्रूफ की थी बात कि जिसमें PQ प्लस SR वॉज इक्वल टू QR प्लस PS। जिस बच्चे को ये बात पता होगी वो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। नहीं तो सर्कल वाली मेरी एक वीडियो देखना, उसमें मैंने ये प्रूफ करके दिखाया ऐसा क्यों होता है। तो देखो, वैल्यू पुट करो, PQ कितना है? 12, SR कितना है? SR हमें दिया 14 इक्वल टू QR कितना है? 15 और PS हमें निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 26 इक्वल टू 15 प्लस PS। तो यहाँ से PS की वैल्यू क्या आ जाएगी? PS आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आप इस बात को याद भी रख सकते हो, नहीं तो आपका ये प्रूव है एक, उसको आप रिजल्ट के फॉर्म में देख लेना एक बार। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन थीटा अगर ये है तो बताओ कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो देखो, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करने जाऊं तो मैं जानता हूं कि हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, दैट मीन्स मेरा डिनोमिनेटर तो बी आना चाहिए। बी इसमें भी नहीं है, बी इसमें भी नहीं है, बी डिनोमिनेटर में इसमें भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ये तो हो गया जब मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, ठीक है। अब अगर सॉल्व भी करना है तो कैसे करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे फटाफट, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट से इस एंगल को आपने थीटा कहा, ठीक है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए है, ये हाइपोटेनस आपका बी है। पहले आप बेस निकालो, तो कैसे निकालोगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो आपने बेस है उसका स्क्वायर। तो ये कुछ और नहीं, क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे रूट आ जाएगा, दूसरी तरफ रूट बन जाता है वो। तो ये आपका कुछ और नहीं, क्या है? बेस, ठीक है। और आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल दो। जरूरी नहीं है कि आपको हर सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे ऑप्शन देख के भी हो जाते हैं, ठीक। अगला सवाल फिर ट्रिग्नोमेट्री का है, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करो? देखो, सेक को ना साइन कॉस में तोड़ लो, तो सेक क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस, ठीक है। और tan क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस। मैं थीटा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे थीटा लिखने की आदत है, ए नहीं लिख रहा हूं अभी, ठीक है। इनटू 1 माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे एलसीएम लेने की जरूरत तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये किससे मल्टीप्लाई है? 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर एक फेवरेट आइडेंटिटी है मेरी, जो बच्चे जानते हैं मुझे पहले से, उनको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी बनता है। तो उनको ये दिख गया होगा यहाँ पे कि ये कुछ और नहीं, क्या बनने वाला है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज। अब जाके क्या आया देखो, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये बस मैंने रीअरेंज करके बनाई है, ठीक है। अब आपको दिख गया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ही मैं क्या लिखने वाला हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? कॉस थीटा। तो क्या करो, कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका आंसर? सिर्फ और सिर्फ कॉस का थीटा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आप इन आइडेंटिटी को लगातार लिख लिख के याद कर सकते हैं, यही आपका क्या है इस सवाल में कॉन्सेप्ट है। ये है आपका अगला सवाल कि अगर एक पोल 6 मीटर हाई है,
उसकी शैडो इतनी है, तो बताओ सन कितने एंगल पे। ठीक है, तो देखो पहले ना एक पोल बनाते हैं। लेट्स से ये पोल है। अब इस पोल की परछाई बनेगी, तो परछाई तो इस तरीके से आगे को बनेगी। लेट्स से ये परछाई है इस पोल की। ठीक है, अब जो एंगल बनेगा सन से वो ये वाला होगा, क्योंकि सन यहाँ पे होगा, तो लेट्स से ये एंगल बन रहा है आपकी आंखों पे। ठीक है, या जो भी नोट कर रहा है। अब देखो हमें क्या कहा है कि पोल कितना मीटर है। पोल है आपका 6 मीटर। ठीक है, येलो कलर हटा देता हूँ। पोल आपका 6 मीटर है, और आपकी जो शेडो की लेंथ है वो 2√3 है। आपसे ये एंगल पूछ रहा है। लेट्स से ये एंगल हमारा थीटा। ठीक है, तो आपको पता है थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और थीटा जिस पे बना होता है वो क्या होता है, बेस। तो क्यों ना मैं tan थीटा लगा लूं। आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा कुछ और नहीं, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 6, बेस की वैल्यू है 2√3। तो आप 2 से 6 काटोगे 3 बार में। अब आपको पता होना चाहिए जो 3 होता है वो 2 बार √3 मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, आप इसको रैशनलाइजेशन भी कह सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने √3 से √3 को काट दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, √3। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए जब थीटा कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। इसके लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको tan 60 की वैल्यू, ठीक है, पहली बात तो आपको tan थीटा पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो tan 60 होता है वो कुछ और नहीं, कितना होता है, √3 होता है। ठीक, अब करते हैं अगला सवाल। इफ द पेरीमीटर ओके एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, अब पेरीमीटर का मतलब होता है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। देखो कटिंग तो मैं पहले ही चालू कर दूंगा, पाई से पाई चला गया, आर से एक आर चला गया। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मुझे सेंटीमीटर मीटर नहीं पता, तो आंसर क्या होगा, सीधा सीधा 2 यूनिट। ठीक है, ये है हमारा अगला सवाल। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया ऑफ द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क। ओके, एक हमारा सर्कल 1 है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दिया है, 16 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आपको पता है रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा। ये आपका फॉर्मूला है। तो रेडियस 1 क्या हो जाएगा, d1/2, दैट विल बी मेकिंग इट 16 अपॉन में 2, मतलब 8 मीटर। वहीं पे अगर बात करें सर्कल 2 की, तो उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। 12 मीटर मतलब उसका जो रेडियस हो जाएगा r2। ठीक है, इसको d2 कर देते हैं। R2 कितना हो जाएगा, 12/2 मतलब 6 मीटर। आपने ये बात नोट कर ली। उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, देखो कह रहा है कि एरिया जो है वो सम ऑफ एरिया के बराबर है नए वाले पार्क का। तो नया वाला पार्क मान लो ए, ठीक है, दूसरों का मान लेते हैं A1 प्लस A2। ठीक है, एरिया क्या होता है, πr² इक्वल टू πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। दोनों साइड देखो पाई है, तो आप क्या करो, राइट साइड से पाई को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा r1² प्लस r2 का स्क्वायर। पाई से पाई चला गया, तो यहां से क्या हुआ, r² बराबर r1 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, r2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो जाएगा, r² बराबर 100, ठीक है, मीटर स्क्वायर या मीटर है। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर, जो है आपका ऑप्शन नंबर 8। ऐसे सवालों का जो हिंट होता है ना, वो क्वेश्चन में ही दिया होता है। जैसे ये वाली बात थी कि जो नया एरिया है वो दोनों एरिया के किसके बराबर है, सम के बराबर है। ठीक, ये है अपना अगला सवाल। देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ 2a यूनिट, मतलब स्क्वायर बोर्ड की लेंथ कितनी है, 2a है। ठीक है, और यही लेंथ किसका काम करेगी, अगर ध्यान से देखोगे तो ये डायमीटर का काम करेगी। तो यहां से मैं एक चीज लिख लेता हूं कि जो रेडियस होगा सर्कल का वो कितना होगा, a होगा। ये मेरे को काम आ सकता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी निकालिए। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन, मतलब मेरा जो फेवरेबल पार्ट है वो ये शेडेड वाला पार्ट है। ठीक है, तो कैसे करें, देखो पहले अगर पूरा सैंपल स्पेस देखा जाए, तो सैंपल स्पेस होगा इसका एरिया। सैंपल स्पेस क्या होगा, एरिया। ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब जो जो आंसर आ सकता है दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है मेरी, 2a इंटू 2a। तो मेरा जो सैंपल स्पेस बन के आ गया वो क्या आ गया, 4a²। अब इसमें मेरे को एक रीजन दिख रहा है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है,
एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस ए था तो ए का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं शेडेड एरिया निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं, शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, ठीक, आपका क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, यही होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, पाई ए स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपका, 4a स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे ए स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 4 इंटू a स्क्वायर, यही होगा। अब प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हो किसी भी इवेंट की, तो आप ऊपर लिखते हो फेवरेबल इवेंट, है ना, आप ऊपर क्या लिखते हो, फेवरेबल, और नीचे क्या लिखते हो, टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस। ठीक है, फेवरेबल आपको क्या चाहिए, शेडेड, और शेडेड क्या है, पाई माइनस 4a स्क्वायर। और अगर आप टोटल देखो तो क्या है आपका, 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई माइनस 4/4, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। अपना अगला सवाल क्या है, दो कार्ड ऑफ हार्ट्स, ठीक है, एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग। ओके, ये मिसिंग वाला सवाल है, आपसे पूछा है एक कार्ड को अगर हम ड्रॉ करते हैं रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी बताए कि वो एक ब्लैक कार्ड होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेड वाले कार्ड्स कौन कौन से उसके होते हैं, तो वो होता है आपका हर्ट के और आपके डायमंड के। ठीक है, ये आपके रेड कार्ड्स होते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ब्लैक किसके होते हैं, तो ब्लैक होते हैं आपके स्पेड के और क्लब के। पहले तो आपको ये बात या ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो कार्ड हर्ट के मिसिंग है, तो हर्ट के दो कार्ड क्या है आपके मिसिंग है, मतलब चले गए। 4 कार्ड आपके स्पेड के भी चले गए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने आपके पास, अगर मैं आपसे बोलूं रिमेनिंग कार्ड्स, तो आप कहोगे कि टोटल कार्ड होते थे 52, उसमें से 2 हर्ट के चले गए, 4 स्पेड के चले गए, तो आपके पास कितने कार्ड बचे, 46। ठीक है, मतलब आपका जो फेवरेबल आउटकम है नीचे 46 आने वाला है टोटल में। तो ना आपका ऑप्शन ए हो सकता है, ना ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन गलत। अब देखते क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी की ब्लैक कार्ड आए, तो देखो ब्लैक कार्ड आपके 4 खो चुके हैं ना। ठीक है, और आपको पता होगा कि अगर टोटल कार्ड 52 होते हैं, 52 में 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 आपके क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं। 26 ब्लैक में से ही तो आपके 4 कार्ड स्पेड के खो चुके हैं, मतलब आपके पास अब 22 ब्लैक बचे हुए हैं। ठीक है, और अगर रेड पूछा होता तो रेड के तो 2 ही खोए हैं। ठीक है, तो वो आपके 24 होते। ठीक, क्योंकि आपसे पूछा ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक तो आपके पास कितने बचे, 22, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी वो हो जाएगी 22/46, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो। ठीक है, कि रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रेड कार्ड कितने होते हैं और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। ठीक, अगला सवाल, अगले सवाल में देखो आपको अपर लिमिट पूछी है मोडाल क्लास की। अब मोडाल क्लास क्या होता है, जो मैक्सिमम वाला होता है। देखते ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम किस में है, 51 वाले में है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी, कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए दिखे कंटिन्यू, तो समझ जाना है फ्रीक्वेंसी नहीं, ये आपको CF दे दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई और सॉर्ट करो। बिलो 140 का मतलब हुआ कि 140 से कम, बिलो 145 का मतलब हो जाएगा अब 140 से 145, 150 के बिलो मतलब 145 से 150। पहले आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, बिलो से इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो। ठीक है, क्योंकि 5 का गैप है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, 160 और लास्ट हो जाएगा आपका 160 से 165। अब देखो कैसे करते हैं, जब CF निकालना हो हमेशा आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर दो। ये तो 4 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 11 में से 4 गए कितना आएगा, 7, 29 में से 11 गए कितना आएगा, 18, 40 में से 29 गए तो कितना आएगा, 11, 46 में से 40 गए कितना आएगा, 6, और 51 में से 46 गए तो कितना आएगा, 5। ये आपकी फ्रीक्वेंसी। अब बताओ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब है, ये वाली है, 18 वाली। अब इसकी क्या पूछी, अपर लिमिट। अब आपको पता है जो लेफ्ट साइड की लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ठीक है,
और जो ऊपर की तरफ लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट। तो बताओ अपर लिमिट का आंसर क्या आया आपका 150, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आपको यहाँ से दो बातें सीखने को मिली, पहली कि बिलो वाले डेटा को कैसे लिखते हैं, दूसरा अगर फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी ना होके क्या है, सी एफ है। ठीक है, और सी एफ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कराता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है असर्शन रीजन का। क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट कह रहा है जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ द टॉप इस लट्टू का वो सम ऑफ द सीएससी ऑफ हेमिस्फेयर एंड सीएससी ऑफ कोन है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि देखो अगर आप टच करोगे तो ये वाले सरफेस को टच करोगे एंड दैट इज सीएससी ऑफ हेमिस्फेयर, और आप इसको टच करोगे बार बार तो दैट इज सीएससी ऑफ कोन। तो पहली वाली बात तो एकदम सही है। दूसरी बात, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड कोन टुगेदर, ये बात भी सही है। ये टॉप कैसे बना, जब इस वाले पार्ट को आपने जो उनका कॉमन पार्ट है प्लेन वाला पार्ट उसको जोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बातें सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको बस स्टेटमेंट पढ़नी है और आंसर को टिक करना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि -5/2 0 5/2 ये एक एपी है। ओके, चेक कर लेते हैं एपी होने का मतलब क्या है, डी सेम होना चाहिए। अगर आप डी निकालोगे तो मैं ना यहाँ से डी निकाल लेता हूँ जीरो से, मुझे डी यहाँ से आसान लग रहा है। तो 5/2 -0 मतलब डी यहाँ दिख रहा है मुझे 5/2, और अगर यहाँ से निकाला जीरो माइनस माइनस का 5/2 तो यहाँ से भी 5/2। हाँ, क्योंकि डी सेम है दैट मीन्स ये एपी है। कि यहाँ से आपको ये याद रखना है कि एपी होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, डी सेम होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, रीजन द टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, ऐसा तो है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो खुद देखना है यहाँ पे, आपके पास एपी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये तो बात गलत हो गई रीजन। तो आपका आंसर होना चाहिए कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ये है अपना सेक्शन बी का पहला सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको स्टैंडर्ड में भी मिलेगा और बेसिक में भी मिलेगा। तो चलो इसको करते हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे सवालों के फिक्स स्टेप होते हैं, बस आपको याद होनी चाहिए। कैसे, देखो आप इसका अपोजिट मानो, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, आप ये मानो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। और आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कि उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले इतनी समझते हैं, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। अब क्या करो, इधर मल्टीप्लाई में भेजो, तो ये हो जाएगा √2q बराबर p। ठीक है, इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर दो स्क्वायर, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहां से कोई भी बच्चा क्या लिख सकता है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। क्या इस बात को आप कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो, तो आप कहोगे यस, कि इसका मतलब है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होता है किसी नंबर से, तो दैट मीन्स वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, उसी नंबर से। ठीक, तो इसका मतलब p इज डिविजिबल बाई 2। तो क्या मैं इसको एक मल्टीपल के फॉर्म में ऐसा नहीं लिख सकता कि p इक्वल्स टू 2c, लिख सकता हूं। अब जो मैंने p इक्वल्स टू 2c लिख लिया ना, क्योंकि 2 इंटू सम नंबर हो गया, ये वाली चीज उठा के मैं स्क्वायर वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, स्क्वायर वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह क्या रखना है 2c, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। 2 से कितनी बार में चला जाएगा 2 बार में, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। दैट मीन्स q स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। देखो फिर से डिवाइड के टर्म में लाना होता है, p को भी q को भी। ठीक है, इससे क्या समझोगे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और आप कहोगे कि q भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान से देखो, सिंस p एंड q, ये इंपॉर्टेंट है, सिंस p एंड q both are divisible by, किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। हमने देखा कि ये p वाला भी 2 से डिविजिबल है और q वाला भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस दे हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर, मोर देन
वन कॉमन फैक्टर, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और अपनी जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, किसकी डेफिनेशन, अपनी इररेशनल की, वो गलत हो गई यहाँ पे, बेसिकली रैशनल की। कैसे, रैशनल नंबर की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो पी बाई क्यू में एक कंडीशन होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू मस्ट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, मस्ट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। और वो भी क्या होता है, वन कॉमन फैक्टर, सिर्फ वन होता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टू भी कॉमन फैक्टर है, हेंस ये हमारी बात को क्या करता है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। जो हमने माना था कि वो रैशनल नंबर है, उसको क्या करता है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अब देखो सवालों में आपको √2 लिखा हो, √5 लिखा हो, प्रोसीजर आपका क्या है, यही रहेगा हमेशा, ठीक है। चलो इस सवाल को करते हैं। अगर ये सवाल मेरे पे फर्स्ट टाइम में आया होता तो मैं कभी नहीं करता, ठीक है, पेपर में मैं एंड में करता, बट अभी क्योंकि मैं सीरियल ऑर्डर से कर रहा हूँ तो मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब अगर मैं ये सामने वाली साइड को x कह दूं, ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड भी x होगी। पैरेललोग्राम सुनते ही यही समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इस वाली साइड को y कह दूं, ठीक, तो सामने वाली साइड भी y होगी। ये तो मैं आपको सिर्फ रफली यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो इसने क्या कहा, पॉइंट P जो है AB को 2:3 में काटता है, मतलब अगर ये 2 है तो ये रेशियो क्या है, 3 है, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो AP है वो 2 अपॉन में टोटल लेंथ कितनी है, 5, किसका, x का। वहीं पे मैं क्या BP को ये नहीं कह सकता कि ये 3/5 है, किसका, x का। ये कहा जा सकता है, रेशियो में है क्योंकि ये चीज। दूसरी चीज देखो कि जो DC है उसको 4:1 में काटा गया, DC को किस रेशियो में काटा गया, 4:1, मतलब ये 4 है तो ये 1 है। तो क्या कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि भाई DQ जो है वो आपका 4/5x है, और जो QC है वो आपका क्या है, 1/5x है, ऐसे कहा जा सकता है। अब कुछ प्रूव करना है कि जो OC है, O से लेकर C की लेंथ, ठीक है, वो आधी है OA की। अच्छा, लेंथ आधा करना है तो मतलब कुछ तो इसमें सिमिलैरिटी या कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो चलो सिमिलैरिटी करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल AOP, ठीक है। या एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं अपन लोग, इस ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल APO, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं CQO। चलो अब इसको सिमिलर देखते हैं, APO और CQO। अच्छा देखो, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, सिमिलैरिटी प्रूव नहीं करूंगा, सिमिलैरिटी हम लगा लेंगे या प्रूव भी कर देते हैं। चलो अगर मुझे इन्हें सिमिलर प्रूव करना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। दूसरा चीज कि क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AB विल बी पैरेलल टू किसके, आपका CD के। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QCO, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। देखो दो रीजन मिल गए, तो यहां से आप कह सकते हो ट्राइंगल APO सिमिलर है ट्राइंगल CQO के। अब अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा, रेशियो निकालो, कैसे, AP अपॉन में CQ। तो AP अपॉन में CQ इक्वल्स टू PO अपॉन में QO, PO अपॉन में QO इक्वल टू AO अपॉन में CO, AO अपॉन में CO, ठीक है। अब देखो मेरे पास AP है, मेरे पास DQ है, मेरे पास, देखो मुझे ना OC और OA में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ OC है और OA है, और AP की वैल्यू पुट करो। AP क्या है, 2/5x, CQ क्या है, 1/5x, और ये किसके बराबर है, OA अपॉन में OC, ठीक। x से x कट गया, 5 से 5 कट गया, तो यहां से क्या आएगा, OA अपॉन में OC इक्वल्स टू 2/1। तो क्या मैं यहां से ये नहीं लिख सकता कि जो OC है मेरा हाफ OA है, लिख सकता हूं, ठीक है। और मुझे यही तो प्रूव करना था। देखो इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसा सवाल मैं पहले नहीं उठा सकता, ठीक है। मुझे इतना पता था कि पैरेललोग्राम है, पैरेलल दिख गया तो सिमिलैरिटी में लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक। हो सकता है मुझे वहां पे क्लिक ना करता हो, तो ऐसे सवालों को देख के करना। ये है आपका अगला सवाल,
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। अच्छा, ये बाहर वाले पॉइंट पी से आपने दो टेंजेंट बनाए, ठीक है। आपको पेरीमीटर पूछा है किसका, पीसीडी का। चलो निकाल लेते हैं। देखो क्या करेंगे, पी पॉइंट से टेंजेंट खींचा है तो आपको पता है कि जो पी ए होगा वो पी बी के बराबर होगा, क्योंकि दे आर टेंजेंट फ्रॉम पी। और जब भी आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हो तो क्या होगा कि वो आपके इक्वल लेंथ का होगा, ठीक है। वहीं अगर इसी तरीके से देखा जाए तो सी भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सी से भी टेंजेंट खींचा है, तो क्या लिख सकते हो कि सी ए बराबर सी ई। ये क्या होगा, ये होगा आपका टेंजेंट फ्रॉम सी। उसी तरीके से डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या लिखा जा सकता है, डी ई बराबर आपका डी बी। दिस इज टेंजेंट फ्रॉम डी। पहले तो आप सर्कल के सवालों में इतना लिख लिया करो, ठीक है। अब देखो पी ए आपको कितना दिया है, 10 दिया है, ओके। अगर आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाए कि ट्राइंगल का पेरीमीटर पी सी डी का, तो आप क्या कहोगे, पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, यही कहोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो पीसी क्या है, पीसी जो लेंथ है वो कैसे बनी होगी, ठीक है। वो बनी होगी आपकी बेसिकली पीए में से जब आपने एसी को घटाया होगा, ठीक है। पीए में से किसको घटाया होगा, एसी को घटाया होगा। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो ना कि पीसी प्लस सी डी को आप ये लिख लो सीई प्लस ई डी, और आपके पास ये पी डी पड़ा है। अब ध्यान से देखो जो सीई है वो किसके बराबर है, सी ए के। तो आप लिखोगे पी सी प्लस सी ए, और ईडी जो है आपका किसके बराबर है, डीबी के, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये पी सी प्लस सी ए मतलब पी ए, और पी डी प्लस डी बी मतलब पी बी। और आपको पता है पी ए कितना है, 10, और पी बी भी कितना है, 10 ही है। क्यों, क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी। तो 10 प्लस 10 पूरा पेरीमीटर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। देखो सर्कल के सवाल में सबसे ज्यादा यही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाला। उसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या है और उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो मेरे सामने 24 सवाल है, इसमें दो ऑप्शन है। अगर मेरे को पूछा जाए मैं कौन सा करूंगा, तो मैं पहला वाला करता। क्यों, क्योंकि ये आसान है। कैसे, देखो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 लिखा है। अब आपको वैल्यू पता है कि √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 60 डिग्री का। काटना मत, ठीक है, tan से tan मत काट देना कहीं। दूसरी चीज tan a माइनस बी आपको कितना दिया, 1/√3, और आपको पता है 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, मतलब tan a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब आप यहाँ चैप्टर 3 का एलिमिनेशन लगा दो, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30। अगर एलिमिनेशन लगाने में क्या होता है, जैसे यहाँ पे b के साइन अपोजिट है तो कुछ मत करो, नॉर्मली ऐड कर दो। a में a ऐड करोगे 2a, माइनस b में प्लस b ऐड किया तो खत्म। 60 प्लस 30 90, मतलब a कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। a आते ही किसी में भी पुट कर दो, लेट से यहाँ कर दिया 45 डिग्री, माइनस का b बराबर 30, तो ये हो जाएगा 45, 30 इधर आएगा माइनस में, इज इक्वल टू बी। तो ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री, मतलब बी कितना आ गया आपका 15 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और वही मान लो अब मुझे सेकंड वाला करना होता तो कैसे करता, 2 cosec 30, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस एक्स, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, मतलब √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3/4। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। और ये पूरा किसके इक्वल है, इक्वल टू 10। जरा सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, प्लस एक्स √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पे 10 है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 3x/4 माइनस का 1/4 इक्वल्स टू 10। तो सारी चीजें उधर ले जाते हैं x वाले टर्म को छोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 प्लस का 1/4। तो देखो पहले 10 में से 8 घटा देते कितना आएगा 2, तो 3x/4 इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4। राइट साइड पे आप एलसीएम लो, 4 आएगा, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 अपॉन में 4, तो ये जाएगा 3x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 9/4। देखो 4 से 4 कैंसिल,
x बराबर क्या आ जाएगा 9/3, तो आंसर कितना आ गया 3। तो देखो कौन सा वाला आपको बेटर लगा, ऊपर वाला लगा होगा, क्योंकि इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आना जरूरी है। और मैं तो आपको कहता हूँ जब आप पेपर में जाओ तो आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की टेबल बना लो। बना लो मतलब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यू पहले से ही नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है, पेपर आंसर शीट में अपने। ये है अपना अगला सवाल, जिसमें हमें क्या दिया है, विद वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एस सेंटर, आर्क आपने ड्रॉ करी है रेडियस 14 सेंटीमीटर की, और 3 पोर्शन आपने ट्राइंगल के रिमूव कर दिए हैं। तो बताइए टोटल एरिया रिमूव कितना है ट्राइंगल में से। तो सबसे पहले इस सवाल के लिए हम क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं साइड में, ठीक है। तो ये मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक। आप लोग इस सवाल को फर्स्ट गो में ना करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के होते हैं तो आप वो सेकंड गो में कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जैसे मान लो इसको नाम दिया आपने ए, इसको नाम दिया आपने बी और इसको नाम दिया आपने सी। आपने यहाँ रेडियस रखा अपने आर्क का 14 सेंटीमीटर और आपने इतना हिस्सा मान लीजिए यहाँ से काट दिया। ए को आपने सेंटर माना है और ये जो आपने आर्क लेंथ रखी है, ठीक है, जो आपने रेडियस रखा है बेसिकली वो 14 सेंटीमीटर रखा है। सिमिलरली आपने क्या किया, बी से भी, बी को सेंटर मान के 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क काटा है, ठीक है। और यहाँ सी को भी सेंटर मान के आपने क्या किया, 14 सेंटीमीटर का आपने एक आर्क यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे कि आपने कौन कौन सा एरिया निकाला, तो आप एरिया रिमूव ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये आपके 3 एरिया क्या हो गए, रिमूव हो गए। आपको इसी एरिया रिमूव का क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो मुझे एंगल नहीं पता क्योंकि मुझे ट्राइंगल के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा टोटल एरिया रिमूव्ड है, टोटल एरिया, ठीक है, वो क्या कह सकता हूं मैं, टोटल एरिया कह सकता हूं एंगल ए अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही एरिया का फॉर्मूला होता है वहां पे, प्लस एंगल बी अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही कहूंगा, प्लस एंगल सी अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन पहले मत करने बैठ जाना रेडियस पुट करके, पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको दिखेगा, अगर आप यहां से पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 को कॉमन ले लो, ठीक है, तो आपके पास अंदर बचेगा ए, फिर बचेगा बी, फिर बचेगा सी। और आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ट्राइंगल के एंगल है, इनको मिला के कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 180 से 360 गया कितनी बार में, 2 बार में, तो ये हो गया बेसिकली आपका 1/2। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर कितना होगा 14 इंटू 14। अब कैलकुलेशन करते हैं, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो आपका आंसर आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूले। और देखो क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी प्लस सी को 180 किया, तो लिखो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा लिखना, एएसपी मत लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने यूज करी, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपने क्या लिखा है 180 डिग्री। ये आपके सवाल का आंसर था, ठीक। इसके बाद हम करते हैं और वाला पार्ट। देखो और पार्ट का सवाल में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें शेडेड रीजन जो दिया हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है, ये वाला शेडेड रीजन। अब ऐसे सवाल में क्या करें, देखो मुझे स्क्वायर जो बड़ा वाला है उसका तो एरिया पता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं कि मैं इसमें क्या क्या बना सकता हूं, तो मुझे ये दिखेगा कि अगर मैं ये वाले एंड्स को मैच कर दूं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, फिर इधर और फिर इधर, तो आपको बीच में एक स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। जैसे सबको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, एक स्क्वायर दिख रहा होगा। लेट से एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, ये किया, लेट से हम मान लेते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर जो है हमारा, साइड ऑफ स्क्वायर उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। आपको पता है जो साइड ऑफ स्क्वायर है बेसिकली वो डायमीटर का भी काम कर रहा है, तो ये डायमीटर भी कितना हो जाएगा, डायमीटर भी x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पूरी लेंथ है 14, ठीक है, ये पूरी लेंथ है 14, यहां से 3 माइनस हो रहा है और यहां से भी क्या हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, तो ये बची हुई लेंथ निकाल सकता हूँ, हाँ आप कहोगे निकाल सकते हो, कैसे, अगर मैं ये बची हुई लेंथ, लेट से इस बची हुई लेंथ को निकालूं तो ये हो जाएगा 14
-3 मतलब 14 में से अगर 6 गए तो ये 8 सेंटीमीटर है। और ये 8 सेंटीमीटर बनी किससे, ध्यान से देखना, ये 8 सेंटीमीटर में देखो ये रेडियस आया, ये स्क्वायर की साइड आई, और फिर से क्या आया, रेडियस आया, मतलब रेडियस प्लस साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, यही मिला के क्या बनेगा 8 सेंटीमीटर। रेडियस प्लस रेडियस कितना होता है 2 रेडियस, प्लस साइड ऑफ स्क्वायर मान लो हमने क्या मानी हुई थी x, ठीक है, हमने क्या मानी x बराबर 8 सेंटीमीटर। और देखो 2 टाइम रेडियस क्या होता है डायमीटर, तो ये भी हमारा x था, तो x प्लस x बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर 8 सेंटीमीटर, यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखो इस सवाल में आपका काम आसान हो गया, कैसे, आपको डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल भी मिल गया, आपको स्क्वायर की साइड भी मिल गई। अब आपको अगर शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है, अब इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। शेडेड एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, ठीक है, उसमें से आप क्या करोगे, ठीक है, इक्वल टू नहीं, उसमें से आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ 4 टाइम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि 4 सेमी सर्कल है, और क्या माइनस करना है, माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल स्क्वायर लिख देता हूं, ये आपको माइनस करना है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली आपके जो बीच का एरिया वो एक स्क्वायर है और 4 सेमी सर्कल है। अगर बड़े वाले स्क्वायर का एरिया लिया जाए तो 14 इंटू 14, ठीक है, माइनस 4 एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है हाफ पाई, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 4, नहीं, रेडियस कितना होगा, अगर आपका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर के लिए, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना है, साइड का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। अब इसको कैंसिल करो, 2 से 2 चला गया, इसको पाई ही रख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, तो 4 2 जा 8 पाई, माइनस का 8 पाई, ठीक है, और 4 4 जा 16, तो बेसिकली ये कुछ और नहीं 180 माइनस 8 पाई है। अब आप पाई की वैल्यू रख के भी इसका आंसर लिख सकते थे, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये है अपना अगला सवाल, देखिए क्या है, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसमें 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 इंटरेस्टेड इन डांस, 108 इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट। मैं इनको ना लिख लेता हूँ, म्यूजिक के लिए मैं M लिख रहा हूँ, ठीक है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है 60, डांस के लिए मैं कितना लिख रहा हूँ 84, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट के लिए मैं कितना लिख रहा हूँ 108, ठीक है, ये सारे वो बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है। फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जब मिनिमम वर्ड आपको दिख जाता है तो आपको क्या लेना चाहिए HCF। अब मैं सवाल में सीधा क्या करूंगा SCF लूंगा, किसका 60, 84 और 108 का। अब आप SCF कैसे भी ले, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से ले लेता हूं, जैसे 60 से अगर 84 को डिवाइड किया जाए तो 61 जा 60, कितना बचेगा यहाँ पे 24, 24 को 60 से किया जाएगा तो क्या आएगा 2, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 48, और बचेगा 12, 12 से क्या होगा आपका 24 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो कितना आ गया 12। अब इसी नंबर से जो बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड करके देखो, 12 से अगर आप 108 को डिवाइड करते हो तो 12 9 जा सीधा 108, दैट मीन्स HCF कितना आ गया आपका, HCF आ गया आपका 12, ठीक है। अब HCF आपने डिवाइड कर दिया, अब आपको मिनिमम क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, आपने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, तो अगर आप म्यूजिक के लिए निकालोगे कि कितने बच्चे होंगे ग्रुप में, तो 60 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा 5, आपको कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे 5 ग्रुप, ठीक है। अगर आप वहीं पर डांस के लिए बनाओगे तो कितने बनाओगे 84/12 मतलब 7 ग्रुप, ठीक है। अगर वहीं आप किसके लिए बनाओगे, अगर वहीं आप हैंडीक्राफ्ट के लिए बनाओगे 108 डिवाइड बाई 12 तो कितने ग्रुप हो जाएंगे आपके 9 ग्रुप। तो देखो कभी भी आपको मिनिमम वर्ड दिखे तो मिनिमम के लिए आप क्या करने चले जाओ SCF निकाल लो, ठीक है। अब करते हैं अगला सवाल, देखो इसमें क्या है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस। अच्छा तो मैं पहले इसे ना स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को आदत है स्टैंडर्ड से कंपेयर करके वैल्यू लिखने की, और आपको भी यही होनी चाहिए। तो A की वैल्यू आ गई 5, B की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 5 आ गई, और C की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का B बाई A,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b कितना है 5 और a कितना है 5, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई a। ठीक है, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं, तो c 1 है और a आपका 5 है, तो 1/5 आ गया। मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि ये चीज है मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मैं इसको जरूरी नहीं है कि फैक्टराइज करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। कैसे, देखो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देता तो मेरा आंसर होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता। अब वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मुझे निकालना है प्लस 2 अल्फा बीटा कितना है 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2/5। अब 2/5 उधर माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस 2/5 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/5। ये आपका पहला आंसर हो गया। देखो आसानी से निकल जाता है अगर आइडेंटिटी याद हो। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, तो -1 का मतलब तो 1 में हो गया। और आप लोगों ने अगर सवाल लगाए होंगे तो ये वाले टाइप के सवाल आपने प्रैक्टिस किए होंगे। अगर एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, अल्फा अपॉन में बीटा कितना है 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा आपका -5। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ पहले। ठीक, जब भी आप 2 डिजिट का नंबर लेते हो तो लेट द नंबर क्या कर लो, आप नंबर को ले लो XY। ठीक है, लेट द नंबर बी XY। अब देखो ये XY को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये जो Y है वो आपकी वंस प्लेस पे, ठीक है, और जो आपका X है वो आपका टेंथ प्लेस पे है। तो आपको पता है जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 10x प्लस वाई। अब आप में से आधे को डाउट आ रहा होगा ये कैसे लिखते हैं, देखो जैसे 46 है तो इसको कैसे लिखोगे 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। बेसिकली हमने क्या किया, क्योंकि ये वंस प्लेस पे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो याद रखना XY का मतलब क्या होता है, XY का मतलब ये लिखा जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इस सवाल को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज 66। मतलब आपका नंबर XY है, उसको उल्टा करोगे तो YX बन जाएगा, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 66। ये क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अभी क्या बताया, XY का मतलब होता है 10x प्लस वाई, YX का क्या मतलब हो जाएगा 10y प्लस x इक्वल टू 66। तो 10x में x जोड़ोगे 11x, y में 10y जोड़ोगे 11y इक्वल्स टू 66। क्या आप यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हो, अगर आप 11 कॉमन लोगे तो कैलकुलेशन में बच जाओगे। 11 से कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो आपकी जो पहली इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बन गया 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर ए है। अब क्या कह रहा है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, जो नंबरों का अंतर है वो क्या है 2 है। ठीक है, तो मतलब आपने जब नंबर XY लिया तो इनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो कितना दिया हुआ है 2, तो आपकी ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके एक और केस बन सकता था कि हो सकता था y माइनस एक्स करने पे 2 आ रहा हो, तो ये हमारी एक थर्ड इक्वेशन भी बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है ना कि पीछे वाला नंबर बड़ा वंस प्लेस का। ठीक, तो कैसे करेंगे, दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम केस 1 लेके चलते हैं, ठीक है, जो जिसमें क्या होगा हमारी इक्वेशन ए और इक्वेशन बी होगी, तो आपका क्या सॉल्व होगा, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन अपोजिट है कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x बराबर 8, तो x आ जाएगा आपका 4। ठीक है, x को 4 पुट करो पहली इक्वेशन में, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 2। तो आपका नंबर इस हिसाब से हो जाएगा 42। ये पहला आंसर हो गया। अगर आपने क्या किया सेकेंड इक्वेशन मान ली, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या x प्लस वाई इक्वल टू 6 और माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो x वाला कट जाएगा, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो y कितना आ जाएगा आपका 4। अगर y 4 है तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। तो यहाँ से जो आपका नंबर बनेगा 24। तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा कि देयर आर 2 पॉसिबल आंसर, पहला है 42
और दूसरा कितना है 24। ये दोनों आपके पॉसिबल क्या है आंसर है। ठीक है, अब करते हैं इसका और वाला पार्ट। देखो और वाले पार्ट ना एक फिक्स पैटर्न का पार्ट है। इसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे जो डिनोमिनेटर में x या y रहता है तो आप क्या करो, 1 में रूट x को u ले लो और 1 में रूट y को क्या ले लो, v ले लो। तो इस हिसाब से आपकी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। सेकेंड क्या बन जाएगी, 4u माइनस का 9v इक्वल टू माइनस का 1। अब आपको मैं यहाँ सिखाता हूँ एलिमिनेशन मेथड। क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, देखो दो कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसे रूट में आए तो आप, या रूट में आए या डिनोमिनेटर में आए तो आप ऐसा करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, मतलब आगे वाले नंबर को सेम करते हैं, चाहे आप x में कर लो या y में कर लो, मतलब इस केस में u में कर लो या v में। मान लो मैं u को सेम करता हूँ तो यहाँ 4 है ऊपर 2 है, तो ऊपर 4 बनाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। और ऐसा करने पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4u प्लस 6v इक्वल टू 4। ठीक है, और नीचे क्या है, 4u माइनस का 9v इक्वल टू माइनस का 1। देखो u सेम हो गए। ठीक है, अब क्या करो, सिर्फ साइन चेंज करो, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, 4 से 4 चला गया, 6 प्लस 9 कितना हो गया 15v, और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो v कितना आ गया आपका 1/3। v आपका 1/3 पुट करो जरा, 4u प्लस 6, v की जगह क्या पुट करना है 1/3 इक्वल टू 4। यही है, 3 से 6 कितनी बार में चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4u इक्वल टू 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 4u बराबर 2। तो u आ गया आपका कितना 1/2 आएगा। ठीक है, काट दिया मैंने। अब आपको uv तो नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, x और y वाला टर्म है ना, x और y की वैल्यू ही तो निकालते हो। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है 1/√x इक्वल टू क्या आपका u का। ठीक है, यही आपको पता है कि 1/√x आपका क्या है, u है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करो, 1/√x इक्वल टू 1/2। तो यहां से मिलेगा आपको √x बराबर 2। अगर आपको x की वैल्यू पूछी होती तो x क्या होता, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। इसी तरीके से आप y की निकालो, 1/√y इक्वल टू v कितना आया 1/3। इसका मतलब √y कितना है 3 है, तो y कितना हो जाएगा, स्क्वायर करते ही 3 का स्क्वायर 9। तो ये y की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप के सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये है अपना अगला सवाल। देखो इसमें क्या क्या है, PA एंड PB आर टेंजेंट। PA और PB टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। कॉर्ड AB जो है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मैं इसे लिख लूँ कहीं पे, एंगल OAB इक्वल्स टू कितना दिया मुझे 30 डिग्री। और आप लोगों को पता है कि OA रेडियस है, AP टेंजेंट है, तो एंगल OAP कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं, क्यों, OA परपेंडिकुलर टू PA। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां से मैं एंगल PAB निकालूं तो आप कहोगे बहुत आसान है, ये वाला एंगल PAB कितना आएगा बताओ, PAB आ जाएगा सीधा सीधा आपका 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कितना आंसर आ जाएगा ये 60 डिग्री। अब आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA और लेंथ ऑफ द रेडियस OA पूछा है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, कॉट तो आपको 6 दिया है, तो मैं लिख लेता हूं इसको कि AB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको दिखेगा कि आप प्रॉपर्टी के हिसाब से जानते हो कि PA इज इक्वल टू क्या होगा PB, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम P। ठीक है, जो जो आपको आता है सर्कल में सब लगाते जाओ यहाँ पे, टेंजेंट फ्रॉम P। अगर PA PB के इक्वल है, ध्यान से देखो, PA PB के इक्वल है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ट्राइंगल PAB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या ये मैं कह सकता हूँ, हाँ कह सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि PBA वो भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। 30 नहीं 60 निकाला था ना हमने, तो 60 डिग्री होगा। एक 60 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब आपको ये भी पता है 60, आपको ये भी पता है 60, तो क्या आप ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते, निकाल लो। एंगल APB इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 60, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहां से आपको ये पता चला कि जिस ट्राइंगल को हम क्या समझ रहे थे, जिस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस समझ रहे थे,
एक्चुअली में ट्राइंगल पीएबी जो निकला वो क्या निकल गया, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल निकल गया। ये कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल बन गया इसका मतलब पीए किसके बराबर था, पीबी के, और ये किसके बराबर हो गए, एबी के। और एबी हमें कितना दिया हुआ था, 6 सेंटीमीटर। मतलब हमें पीए भी मिल गया, पीबी भी मिल गया। देखो यहाँ सवाल सॉल्व हो गया। अब बस अब मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना कैसे करेंगे, ठीक है, इसके लिए देखते हैं रेडियस के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहले ना थोड़ा डायग्राम को क्लियर कर लेता हूं मैं। होप यहां तक समझ में आ गई। हाँ, तो मैंने सारी प्रॉपर्टी लगाई थी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। मुझे ये पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो आप लोग सब जानते हो कि ये 90 डिग्री है ना। और आपको ये पता है कि अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूं, या एक काम करते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन से बना देते हैं, ठीक है, कि अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो या टैन लगा लो, देखो क्या लग सकता है, ठीक है। आपको पता है अगर ये पूरा एंगल कितना था 60, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा। आपको ओ ए चाहिए 30 के सामने, तो मैं एक काम करता हूँ, tan 30 लगा देता हूँ। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज ओ ए अपॉन में बेस, बेस क्या है, पी ए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ओ ए की वैल्यू क्या है, यही तो निकालनी है। और पी ए कितना है, 6। 6 को इधर मल्टीप्लाई में भेजो, 6 अपॉन में √3 बराबर ओ ए। रैशनलाइज कर लो तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन में 3। 3 से कितनी बार में, 2 बार में। तो ओ ए कितना आ जाएगा आपका, 2√3 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल सॉल्व, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल पता था तो लगा दी प्रॉपर्टी, ठीक। ये देखो इसका और पार्ट भी, इसका ना मैंने डायग्राम बना के रख लिया था, ठीक है, क्योंकि ये फिर बनाने में टाइम लगता। दो टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू। लेट्स से ये टी है, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है, दो टेंजेंट हो गए, ठीक है। अब इसका सेंटर कितना दिया है, इसका सेंटर दिया मुझे ओ, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है जो पी टी क्यू है, पी टी क्यू मीन्स दिस एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, वो दो गुना है किसके, 2 टाइम ऑफ ओ पी क्यू, इस वाले एंगल के, ठीक है, दो गुना किस वाले एंगल के, इस वाले के। इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे थोड़ा सा कि ये कौन सा एंगल है, ठीक। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप एक काम करो, आप एक काम क्या करोगे कि एंगल टी पी क्यू को आप थीटा ले लो, ठीक है, मतलब टी पी क्यू को आपने क्या ले लिया, थीटा एंगल ले लिया। तो ये मैंने एंगल क्या नाम कर दिया, थीटा, ठीक है। उसके अलावा आपको देखो क्या पता है कि एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90, जो पता है लिखो। क्या है ये, कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टीपी के, क्योंकि वो रेडियस और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है। अब तो आपको इससे ये पता चल गया कि ओ पी क्यू जो है उसको आप बेसिकली ये लिख पाओगे, आप उसको 90 माइनस थीटा लिख पाओगे, ठीक है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब आप अगर ट्राइंगल टी पी क्यू को देखते हो तो आपको पता है कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ठीक है, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम टी, आपने कहा से टेंजेंट बनाया, फ्रॉम टी, और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब ट्राइंगल टी पी क्यू कैसा ट्राइंगल बन जाएगा, बी के मान ले, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड सेम है। तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं एंगल टी क्यू पी को क्या कहूंगा, थीटा कहूंगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप एंगल ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है टी पी क्यू, अगर आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे एंगल टी, ठीक है, टी नहीं लिखते, चलो इसको पूरा लिखते हैं, पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180, यही लिखोगे। अब आपको पता है कि एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा, देखो ये थीटा है, ये भी थीटा है, इक्वल टू 180, ठीक। तो ये जाएगा एंगल पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 2 थीटा, यही हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 180 माइनस 2 थीटा हो गया ये, है ना। अगर मैं एंगल पी टी क्यू को 2 से डिवाइड कर दूं पूरे को, या 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। और ये देखो 90 माइनस थीटा को मैंने क्या कहा है, 90 माइनस थीटा को ही मैंने ओपी क्यू का है। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ पी टी क्यू बराबर 2 टाइम ऑफ एंगल ओ पी क्यू, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। और ये सवाल बहुत बार पेपरों में आया हुआ भी है, तो आप इसको जरूर से 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है।
अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल। 1 + sin² थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। ओके, तो देखो क्या कर सकते हैं इस सवाल में हम। अगर इस सवाल में मैं क्या करूं और मुझे tan तक जाना है, तो मैं ये जानता हूं कि साइन को tan में बनाया जा सकता है। कैसे? मैंने पहले इक्वेशन लिखी 1 + sin² थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखो आपको जाना कहाँ पे, आपको जाना tan पे। तो एक काम करो ना, पूरी इक्वेशन को cos² थीटा से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos² थीटा, ठीक है, प्लस sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा, ठीक है, इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में cos² थीटा। यही होगा, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड होता है। 1/cos² क्या हो गया, sec², और sin²/cos² क्या हो गया, tan²। देखो एक cos से एक cos कट गया, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा, क्योंकि sin बाई cos क्या होता है, tan थीटा। अब एक बात बताओ, यहाँ tan² है और यहाँ sec² है। आपको पता है कि 1 + tan² थीटा को ही हम sec² थीटा कहते हैं। तो मैं क्या sec² थीटा की जगह 1 + tan² थीटा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या होगा, पूरी इक्वेशन मेरी किस में बन जाएगी, आपकी tan में। तो यहाँ से आपका बनेगा 2 tan² थीटा माइनस का 3 tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। यही बनेगा। अब क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। पुट tan थीटा इज इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बताओ, तो आप बोलोगे इसके फैक्टर होंगे माइनस का 2x माइनस का 1x, ठीक है, ऐसे बना लो। तो 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1। तो यहां से क्या होगा, x माइनस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर बनेगा 2x माइनस 1, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 1, और दूसरा क्या होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर हो गया 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। x क्या था, x था आपका tan थीटा। तो tan थीटा या तो 1 है या तो tan थीटा क्या है आपका 1/2। यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अब करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में देखो क्या पूछा है, मीन पूछा है, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। आप देखोगे ये डेटा कंटिन्यूअस तो दिख नहीं रहा, ठीक है, लगातार तो है नहीं। तो क्या करो, लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो, ठीक है, और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर दो, बढ़ा दो। तो इससे नया डेटा बनेगा क्या, 117.5 माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, ये बार है, ठीक है, 126.5। ऐसे ही 126.5 और इधर क्या बनेगा 135.5, ठीक है। ऐसे ही मैं फटाफट डेटा लिख देता हूं आपके लिए। ये लो आपका डेटा पूरा लिख दिया। अब क्या करो, मैं टेबल यहीं पे बना रहा हूँ अपनी, ठीक है। आपको पता ही ये आपका x है, ठीक है, मतलब x इंटरवल वाला है पूरा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको xi निकालना होता है सबसे पहले। xi कैसे निकलता है, तो xi का फॉर्मूला भी लिख लो। ये सिंपल होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप पहले बार में अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला डिवाइड करोगे तो आपका जो मिड वैल्यू आएगा वो आएगा 122। अब इसके बाद देखो गैप देखा करो, गैप है आपका 8 का, 8 का है 9 का, 9 का गैप है। तो आप 9 इंक्रीज कर लो, ठीक है, कैसे 131 149 जोड़ता जाऊंगा मैं, 149 158, ठीक है, 158 के बाद क्या आएगा 167 और 176। अब सवाल को तो मैं किसी से भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट मेथड से अज्यूम मीन, मैं अज्यूम मीन से करूंगा। तो मैं मीन मान रहा हूं अपना 149। इसको मैंने रेड कलर से मार्क कर देता हूं कि अज्यूम कर रहा हूं मैं a बराबर, अज्यूम मीन मेरा है 149। अब आपको पता होगा कि जब हम अज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है डी, ठीक है। और डी कैसे निकलता है बताओ, तो आपको पता होगा डी हमेशा होता है एक्स माइनस ए। मतलब आप जैसे 122 है, आप 122 में से 149 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 27। ऐसे ही माइनस करते हुए चलो पूरा, माइनस का 18, फिर क्या आएगा माइनस का 9, फिर क्या आएगा 0, फिर 9 18 और 27। ये आपका आ गया डी। अब इसके बाद जो आपको करना होता है, डी के बाद क्या करना होता है, अगला स्टेप, डी के बाद आपको निकालना होता है एफ आई, ठीक है। डी के बाद आपको क्या निकालना होता है, एफ आई, ठीक है, इंटू डी, ठीक। एफ आई डी आई का मतलब क्या है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ आई, इसको डी से मल्टीप्लाई करो। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 27 3 जा 81 माइनस का 18 5 जा 90, 9 9 जा 81, 0 को 0 हो गया, 5 9 जा 45 और 18 4 जा 72 और 27 2 जा 54, ये हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लो पूरा समेशन एफ आई डी आई को।
तो ये जोड़ोगे तो आपका कितना आने वाला है, ये आएगा देखो आपका माइनस का 81 आ रहा है। ठीक है, आप जोड़ लेना एक बार। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मीन का फॉर्मूला x बार बराबर होता है अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक है, एफ आई को जोड़ लू, 3 5 8 9 17, 17 5 22, 22 4 26, 2 28 2 30 और 2 40, ये 40 आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अज्यूम मीन आपने लिया था 149, ऊपर आया 81 और नीचे आया 40। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 40 को 81 से डिवाइड करूंगा। तो ये आने वाला आपका 42 या 80 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -2.0। ठीक है, या 2 ही मान लेता हूँ, या एक और निकाल लेता हूँ, 2.02 आ रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 146.98। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इतने में छोड़ सकते हो, और क्योंकि ये मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में रहेगा। ठीक है, यहां से याद रखने की बात क्या है कि आपको मीन का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको ये टेबल पता होनी चाहिए कैसे बनती है। ठीक, ये है आपका अगला सवाल। ठीक है, अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24। अच्छा, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो चलो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो जो नदी होती है, ठीक है, जो रिवर होती है आपकी, वो बेसिकली कहाँ को फ्लो आउट करती है। तो आपको पता है जो आपकी रिवर होती है वो हमेशा आप डाउनवर्ड फ्लो कराते हो, ये रिवर हो गई। अब बोट क्या हो सकता है, जो आपकी बोट है, ठीक है, मान लो ये आपकी बोट है, ये बोट ऊपर को भी जा सकती है, और ठीक है यही बोट आपके नीचे को भी जा सकती है। ठीक है, उसको अलग से बना देता हूँ। ठीक, ये रहा आपका दूसरा। रिवर तो हमेशा नीचे को फ्लो करवाई। ठीक, अब देखो जो आपकी दूसरी बोट है, ठीक है, वो कहाँ को जा रही है, रिवर के साथ। तो अगर मैं रिवर की स्पीड को, ठीक है, x मान लेता हूँ दोनों केस के लिए, तो बोट की स्पीड मैं मान लेता हूँ y। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि बोट एक केस में तो साथ में जा रही है और एक केस में अपोजिट जा रही है। जब साथ में जा रही होती है दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। और जब बोट अगेंस्ट जा रही होती है उसको क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं। अगर आप एक बात नोट करोगे, अपस्ट्रीम में अपोजिट है, बताओ बोट की स्पीड ज्यादा होगी या पानी की, तो आप कहोगे बोट की स्पीड, क्यों, तभी नहीं तो पानी के साथ बह जाएगी। तो इस केस में जो स्पीड होती है नेट, वो होती है y-x, क्योंकि वो अपोज कर रही है। और डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्योंकि वो साथ में जा रही है। ऐसे मानो आपको पीछे से कोई धक्का लगा रहा है। ठीक, तो ये बात को ध्यान रखना है। ठीक, चलो फिर अब इसे सॉल्व करते हैं। आपको सवाल में क्या दिया है, स्पीड ऑफ बोट। आपको कितनी दी है स्पीड ऑफ बोट, आपको स्पीड ऑफ बोट पहले ही दे दिया 18 किलोमीटर पर आवर। मान लो आपने क्या बोला, स्पीड ऑफ वाटर, वाटर का हो या स्ट्रीम का हो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप। मैंने मान ली आपकी x किलोमीटर पर आवर। तो आपको मैंने एक चीज बताया कि अप स्ट्रीम के केस में जो आपकी स्पीड होगी वो कम होगी, कितनी होगी वो 18 माइनस एक्स, यही होगी आपकी स्पीड 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। और वही अगर डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि पानी भी आपके सपोर्ट में, तो ये हो जाती है 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब देखो सवाल आपको जो है दिया है वो टाइम के ऊपर कंडीशन है। तो आपको पता होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही होता है आपका फॉर्मूला कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्वेश्चन देखूं तो इसने बोला 24 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है 24 किलोमीटर, तो सवाल अब आसान से हो जाएगा। यहाँ पे देखो उसने बोला कि आप जब डाउन स्ट्रीम जाते हो या अपस्ट्रीम जाते हो तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब 24 अपॉन में पहले आपने क्या लिखा यहाँ पे 18 माइनस एक्स, क्योंकि अपस्ट्रीम में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है यहाँ पे कम है। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ आपकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कम टाइम बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स, और ये अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 1 घंटा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेते हैं ऐसे सवालों में, 24 अंदर वैसे ही रखो, 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। एलसीएम लो फटाफट, 18 प्लस एक्स इधर आएगा, ठीक है,
ये ब्रैकेट में ऐसे रखो, माइनस 18 माइनस एक्स, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1/24। अब मैं ना यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ी जगह मिल जाए, ठीक। अब देखो जगह बन गई है, तो सॉल्व करते हैं इसे। क्या होगा, 18 प्लस एक्स माइनस का 18 प्लस एक्स अपॉन में नीचे का वैसे रखो, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स बराबर 1/24। 18 से 18 चला गया, x प्लस एक्स 2x, और 24 उधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 48x बराबर 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन बन गई मेरी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब आप इसको क्वाड्रेटिक करना, ठीक है, या मैं क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं साइड में, क्वाड्रेटिक बनाते हैं इसको। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी इस हिसाब से, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 54, ठीक है, 54x माइनस का 6x माइनस का 324, ऐसे बन जाएगी, फैक्टर कर लो, ठीक। तो ये हो जाएगा x प्लस 54 माइनस का 6x प्लस 54, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, x प्लस 54, और यहाँ से बनने वाला आपका x माइनस 6। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 54 और 6 आएगी, माइनस की हो नहीं सकती स्पीड, तो आपकी स्पीड क्या आएगी, 6 आएगी। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इसको फैक्टर भी कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको क्या कर सकते हो, अपना जो इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका ना और पार्ट करते हैं। दो टैप वाटर है जो एक टैंक को इतने घंटे में भर सकते हैं, एक बड़ा डायमीटर का है, एक आपका छोटा डायमीटर का है। तो सवाल बड़ा आसान होते हैं ऐसे वाले। लेट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि जो स्मॉलर टैंक है या स्मॉलर पाइप है, ठीक है, वो आपका x घंटे में टैंक को भर पाता है। तो आपको पता है कि जो बड़ा पाइप होगा वो जल्दी भर देगा, कितना जल्दी, 10 घंटे कम लेता है। तो हम क्या करेंगे, लार्जर पाइप लिख लेते हैं, ठीक है। लार्जर पाइप को बोल देते हैं कि वो x माइनस 10 आवर लेता है, 10 घंटे कम लेता है भरने में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 1 घंटे में कितना भरता है स्मॉलर वाला, तो आप लोग कहोगे स्मॉलर वाला 1 घंटा पूछ रहे हो तो वो भरता है 1/x, ठीक है। और अगर 1 घंटे के लिए मैं वही लार्जर वाला पूछूं तो ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 में x माइनस 10 भरता है, ठीक है। अब टोटल टैंक कितनी देर में भरा, वो भरा आपका 93/8 मतलब 75/8 आवर में, ठीक है, इतने घंटे में भरा। तो आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि पूरा टैंक कितना होता है, पूरा टैंक मतलब 1 हो गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट भरने में 75/8 आवर कौन सा वाला चला होगा, छोटा वाला, और छोटा वाला कितना भरता है 1/x। वही चीज 75/8 आवर कौन चला, बड़ा वाला, और 1 घंटे में वो कितना भरता है x माइनस 10, ठीक है। अब कितने बच्चों को ना ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं ना उनके लिए एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो अगर मैं एक टैंक बनाऊं, ठीक है, अगर मैंने एक टैंक बनाया, मान लो ये रहा मेरा टैंक, ठीक है, इसमें दोनों टैप खोल के, टैप ए, ठीक है, और टैप बी। टैप ए आपने क्या बोला कि 1 घंटे में 1/x भरता है, ठीक है, और टैप बी 1 घंटे में इतना भरता है। मैंने कितनी देर दोनों टैप को चला के दिखाया, 75/8। अगर दोनों टैप जो है इतने टाइम के लिए चले तो भरेंगे तो ये पूरा एक टैंक ही ना, तो काम तो 1 यूनिट होने वाला है। तो मैं यही कह रहा हूँ क्या, कि देखो छोटा टैप चलाया 1 घंटे के लिए तो 1/x चले भरेगा, लेकिन मैंने 1 घंटा थोड़ी ना, उसको मैंने 75/8 आवर चलाया था तो इतना उसने भरा होगा। प्लस बड़ा टैंक 1 घंटे में x माइनस 10 भरता है 1 में, ठीक है। तो अगर मैं इसको 75/8 टाइम चलाऊंगा तो इतना भरेगा, लेकिन भर के टोटल कितना होने वाला है 1, तो मुझे तो 1 के लिए ही इक्वेट करना है। तो क्या करो, देखो 75/8 कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 में x प्लस 1 में x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 10, और ये 8 उधर मल्टीप्लाई में, 7 उधर किधर, 75 किधर डिवाइड में गया। तो देखो यहाँ x और x कितना हो जाएगा 2x,
ठीक है, माइनस का 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 टू जा 150, 75 इंटू 10 कितना हो गया 750, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस का 80x। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 230x और प्लस का 750 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करना आपका काम है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्लीज प्रिंट कर देना, ठीक है। आपका अगला सवाल, ठीक है, इसमें मैं ए वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप लोगों को करवाई होगी, आप उसको एज इट इज अपने टीचर की तरह लिख सकते हो। मैं बी वाले पार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। अगर इन द गिवन फिगर एंगल CEF मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, वो किसके बराबर दिया हुआ है CFE मतलब इसके बराबर दिया हुआ है। ये तो बहुत आसान हो गया फिर तो, ये क्योंकि आइसोसेलेस दिख रहा होगा वर्टिकली अपोजिट भी आएगा। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, F क्या मिड पॉइंट है DC का, मतलब ये इक्वल हिस्से हो गए। देखो इतनी बात तो मुझे यहीं से पता चल गई। AB ये पूरी लेंथ है, BD ये छोटा वाला हिस्सा, AE ये पूरी लेंथ है और FD ये छोटा वाला हिस्सा। देखो आपको ये पता है कि ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं पे कोई पैरेलल वर्ड यूज नहीं हुआ। तो एक काम करता हूं, मैं ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्या कर देता हूं मैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं D से इस पॉइंट को, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के एक पैरेलल पॉइंट बनाया, लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं G नाम दे देता हूं, ठीक है। और मैंने क्या किया है, मैंने किया आपका DG पैरेलल टू BE। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ट्राइंगल ABE, सिर्फ ऊपर वाला देखो अभी, ठीक है। अब ABE में आप BPT थ्योरम लगाओगे तो आप ये लिख सकते हो AB अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में GE। ये क्या थ्योरम लगाई आपने, BPT लिख लेना उसके बगल में, ठीक है। क्योंकि F आपका मिड पॉइंट था तो मैंने आपको खुद बताया कि CF किसके बराबर है आपका DF के। लिख लो, ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि F इज मिड पॉइंट। जो जो बातें दिखती है ना पेपर में सारी गिवन में लिख दिया करो, क्या क्या आपके पास है। अब यही चीज देखो, अगर आप ट्राइंगल CDG देखोगे, मेरे पैरेलल बनाने के कारण मैं वहां पे भी BPT लगा सकता हूँ। कैसे, या मिड पॉइंट थ्योरम लगा देता हूँ क्योंकि वो तो मिड पॉइंट है, ठीक है। कैसे देखो, DF अपॉन में CF इक्वल्स टू GE अपॉन में CE, और ये किसके बराबर होगा 1 के। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इक्वल हिस्से है ना, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, इसका मतलब आपने ये लिखा कि GE बराबर क्या है आपका CE, ठीक है, GE बराबर क्या है CE है, ठीक है। और GE बराबर CE आपने लिख लिया। दूसरी बात, आपको एक और चीज दी गई थी, क्या दी गई थी, जो मैंने पहले ही हाईलाइट की थी, CEF was equal to CFE। जो भी बातें दी हैं उनका कोई तो रीजन होगा गिवन, और अगर ये गिवन है तो इसका मतलब मैंने ये बोला था ना कि CF बराबर क्या हो जाएगा EC, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखो ये भी आपके काम का हो गया। क्या लिखोगे यहाँ पे, साइड टू इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल एंगल लिख लिया। अब इसको मान लेते हैं हम अपना इक्वेशन नंबर मान लो 3 मान लेते हैं, ऊपर जो हमने GE वाला लिखा इसको 2 मान लेते हैं, और जो हमारा मिड पॉइंट था उसको 1 मान लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, सेकंड एंड थर्ड ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने देख लिया मेरे को प्रूफ में क्या क्या चाहिए, ठीक है। सेकंड और थर्ड के हिसाब से क्या मैं ये लिख सकता हूँ CF बराबर, ठीक है, देखो क्योंकि CF था दोनों में ही, CF बराबर में क्या CE लिख सकता था, ये तो मैं पहले ही लिख सकता था, लेकिन मैं ये थोड़ी ना कह रहा कि मैं ये लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने थर्ड इक्वेशन ही लिख दी है, ठीक है। आपको ये लिखना है क्या कि CF जो है आपका वो GE के बराबर है, ठीक है। देखो दोनों में CF और EC वाले पार्ट की वजह से हमने लिख लिया है। अगर CF मेरा GE के बराबर है तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत इक्वेशन बनानी पड़ रही है, ठीक। अब अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि जो GE है मेरा वो किसके बराबर है FD के। देखो कहां तक पहुंच गया मैं FD, क्योंकि मुझे इक्वेशन में दिख रहा था मुझे FD चाहिए, ठीक। अब जो आपने इक्वेशन 1 लिखी थी जरा लिखना उसे, AB अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में GE की जगह क्या लिख दिया FD। देखो हेंस प्रूफ। आपको पता है प्रूफ पे नजर रखनी होती है बार बार कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है।
समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा एक बार और देख लेना, ठीक है। सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बीपीटी तब तक नहीं लगेगी जब तक पैरेलल नहीं होगा, ठीक। ये है आपका अगला सवाल, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। किससे फ्लो कर रहा है? एक पाइप से। पाइप कैसा होता है हमारा? सिलिंड्रिकल, याद रखना है बात, ठीक है। डायमीटर इतना दिया है, किस में जा रहा है? क्यूबॉइडल पॉन्ड में जा रहा है। लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट बोला है ये है, लेकिन कितने टाइम बाद होगा? ओके, तो देखो एक बात सीखो पहले इसका कॉन्सेप्ट। इसमें लगता है वॉल्यूम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मेरा सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक। और ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है, इसी से ये सारा पानी किस में जा रहा है? एक टैंक में जा रहा है। मान लो ये टैंक है मेरा, ठीक है, क्यूबॉइडल टैंक है, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये बात होगी कि यहाँ से जितना पानी जाएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जाएगा, वही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये मैंने क्या बता दिया? वही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें आएगा। तो मुझे बेसिकली ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या लेना है? क्यूबॉइड, ठीक। अब ध्यान से सुनना, पानी की स्पीड कितनी दी है? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटे में इतना पानी आता है। इसने पूछा कितने देर में वो फुल हो जाएगा। मान लेते हैं कि इट टेक एक्स आवर, इट टेक एक्स आवर टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। मान लिया कितना कि एक्स घंटे लिए टैंक को भरने के लिए, ठीक। 1 घंटे में कितना लेंथ आ रही है इसकी? 15,000 मीटर 1 घंटे में। तो एक्स घंटे में कितना हो जाएगा बताओ? तो अगर मैं बोलूं लेंथ, ठीक है, या मैं हाइट बोलूं, ठीक है, जो सिलेंडर के लिए हाइट का काम करेगा वो कितनी है? 15,000 है 1 घंटे में। अगर किस में लिखा है? मैं 1 आवर भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखो अगर ये पानी सीधा सीधा बह रहा है और 15 किलोमीटर पर घंटे में जा रहा है, तो मतलब 1 घंटे में 15,000 मीटर हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स आवर में कितनी हाइट होगी इसकी, तो आप बोलोगे 15,000 एक्स होगी, ठीक है। अगर मान लो 2 घंटे बोला होता तो कितना हो जाता? 30,000, मतलब 15,000 इंटू 2, तो यही लिखा है, ठीक। अब ये हो गई मेरी किसकी हाइट? वॉल्यूम, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया, ठीक। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सारी चीज मीटर में रख रहे हैं अभी, ठीक है। पाई कितना होता है? 22/7। रेडियस कितना है? डायामीटर अगर आपका 14 था सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। और मैंने कहा क्योंकि मैं ये मीटर में रख रहा हूं तो 7/100 मीटर हो जाएगा। तो रखो इसे 7/100 इंटू 7/100। हाइट कितनी लेनी है उसकी? 15,000 एक्स। एक्स क्या है? कितना टाइम है। लेंथ कितनी दी है भाई? लेंथ दी है आपको 50। ब्रेथ कितनी दी है? 44। और हाइट कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। तो 21/100, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। 7 से 7 काटा, 2 0 2 0, तो 3 0 तो यहीं चले गए, 1 0 यहाँ का काट दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, सारे गए। 22 से 44 कितनी बार में जाता है? 2 बार में। 7 से 21 कितनी बार में जाता है? 3 बार में। 15 से 5 भी चला गया और 3 भी चला गया। तो देखो कैलकुलेट करोगे तो x कितना आ जाएगा? 2 घंटे। मतलब 2 घंटे में आपका टैंक भर जाएगा। अब कह रहा है कि मान लो मुझे इसे 1 घंटे में ही करना है, तो बताओ पानी की स्पीड क्या होनी चाहिए? सिंपल, स्पीड जो होनी चाहिए वो 2 गुना होनी चाहिए, क्योंकि आपको 1 घंटे में पढ़ना है। तो स्पीड ऑफ वाटर कितनी होनी चाहिए सेकंड केस के लिए? वो होनी चाहिए आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आप 1 घंटे में करना चाहते हो वही काम को, ठीक। तो ऐसे सवालों में याद रखना जो स्पीड होती है पानी की वही आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर होती है, ठीक है। और वॉल्यूम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा देना। पार्ट जिसे मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम बना लिया मैंने पहले ही। एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप में, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब उसके ऊपर क्या है? कोनिकल टॉप है। अगर हाइट और रेडियस आपको, ठीक है, तो आपको देखो रेडियस कितना दिया है, ये आपका रेडियस होता है। ये जो रेडियस है उसकी वैल्यू आपको दी है 3 मीटर। 3 मीटर दी है, 14 दी है, ठीक है। आपको दी है ये 14 मीटर। लेकिन जो आपको हाइट है, ठीक है, ये आपकी जो हाइट है ये वाली, ठीक, ये आपको कितनी दी गई है? ये हाइट आपको दी गई है 3 मीटर, ठीक हो गया, ठीक। उसके बाद आपको जो टोटल हाइट ऑफ द टेंट है वो 13.5 है। तो एक बात बताओ, अगर ये
3 मीटर है, तो बची हुई ऊपर की हाइट कितनी होगी? तो ये ऊपर की जो हाइट है टेंट की, दैट विल बी 10.5, क्योंकि टोटल कितना है 13.5। देखो 10.5 और 3 जोड़ के 13.5 आ गए। ठीक है जी। अब क्या करना है? अब हमें करना है बेसिकली यहाँ पे पहले एरिया ऑफ कैनवस निकालना है। चलो पहले एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीजें लिख लेता हूँ। रेडियस किसका? सिलेंडर का कितना दिया है? 14। रेडियस कोन का, ठीक है, कितना दिया हुआ है? वो भी 14 हो जाएगा, ठीक है। हाइट किसकी? सिलेंडर की, वो कितनी दी हुई है? हाइट सिलेंडर की दी है 3 मीटर। हाइट किसकी? कोन की, वो कितनी दी है? 10.5 मतलब 21/2 मीटर, ठीक है। टोटल एरिया बताओ कितना होगा? तो एरिया हो जाएगा आपका कितना? सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, यही होगा। कोन का सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल। सिलेंडर का क्या होता है? सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखो पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा एल प्लस 2 एच। पहले मुझे एल निकालना पड़ेगा। एल क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? आर है आपका 14, है ना। तो 14 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है कोन की? 21/2, तो मतलब 21/2 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 21 का हो गया 441, अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 6 4 24, 2 कैरी 36, 38 3 784 प्लस 441 अपॉन में 4, यही होगा। ये हो जाएगा आपका 5 8 12 हासिल 1 और कितना हो गया? 7 से गया 12, 1225 अपॉन में 4 हो गया, ठीक है। ये आया है आपका एल स्क्वायर। अब बताओ 1225 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, ये होता है 35 का स्क्वायर और नीचे क्या है? 2 का स्क्वायर। तो मतलब एल कितना हो जाएगा आपका? एल हो जाएगा 35/2, मतलब 17.5 मीटर, ठीक है। अब वैल्यू बस पुट कर दो यहाँ पे। पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया आपका 14, ठीक है। ब्रैकेट में एल कितना हो गया? 17.5 प्लस 2 इंटू हाइट कितना है? 3, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 7 2 जा 14 मतलब 44, और अंदर कितना आ गया? 17.5 प्लस 6, तो ये जाएगा आपका 44 इंटू 17 6 23.5। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 234 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। उसने बोला कि 26 मीटर स्क्वायर आपको प्रोविजन कपड़ा छोड़ना है वेस्टेज के लिए। तो टोटल अगर आप क्लॉथ लिखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टोटल क्लॉथ, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 1034 इन प्लस 26, तो जाएगा 1060 मीटर स्क्वायर। और रेट कितना है? 1 मीटर स्क्वायर के रेट है 500, ठीक है। तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 500 इंटू 1060, तो कितना आ जाएगा टोटल कॉस्ट? 5,30,000, ठीक है। बहुत महंगा टेंट है ये। अब अगला क्वेश्चन मीडियन का। अच्छा सवाल होता है मीडियन का, ऐसे बहुत आते हैं वाई और वाले, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि मीडियन में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आपको क्या निकालना है? वहां पे आपको निकालना है सी एफ। तो मैं यहाँ पे सी एफ की टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं? देखो, पहला वाला सेम लिखा, नीचे वाले को जोड़ा P+15, फिर नीचे जोड़ा तो P+40, फिर नीचे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? P+60, फिर क्या हो जाएगा? P+Q+60, फिर कितना हो जाएगा? P+Q+68, फिर कितना हो जाएगा? P+Q+78, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? सी एफ पूरा। अब देखो फ्रीक्वेंसी जोड़ के कितनी दी हुई थी उसने? 90, मतलब जो आपका छोटा n है वो कितना है? 90। तो आपको पता है मीडियन में आपको सबसे पहले n/2 निकालना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा? 90/2 मतलब 45। आपकी मीडियन क्लास वो होगी जो जस्ट 45 से बड़ा नंबर देगी, ठीक है। ऐसी वाली कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी कौन सी मीडियन क्लास? 50 to 60। ये आपको पक्का पता है कि 45 से ऊपर का नंबर देगी, ठीक। अगर ये आपकी मीडियन क्लास है, ये आपकी क्या है? मीडियन क्लास है, ठीक। तो एक बात बताओ, मीडियन क्लास हो गई, तो इससे ऊपर वाला आपका सी एफ कहलाएगा, मतलब P+40,
ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की ही ली जाती है, कितनी होती है 20। हाइट कितनी है मीडियन क्लास की, 10 का गैप है तो हाइट हो गई 10। ठीक है, सारा डेटा आपने लिख लिया। लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास की, लोअर लिमिट है आपकी 50। तो चलो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। सारा डेटा लिखने के बाद मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में क्या होता है एफ इंटू एच। ये जो एल के नीचे भी आ गया ना, ये नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ यहीं तक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें पुट करो, मीडियन कितना दिया होता है 50, एल कितना है 50 प्लस एन बाई टू कितना है 45। ठीक है, माइनस, ठीक है सी एफ कितना था, सी एफ था हमारा पी प्लस 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है हमारी 90। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 90 नहीं, फ्रीक्वेंसी हमने कितनी लिखी थी 20 लिखी थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें मीडियम क्लास की लेनी होती है। तो ये होगी 20 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है 10, 10 से कितनी बार में चला जाएगा 2 बार में। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50 उधर जाएगा, माइनस में 0 हो गया बेसिकली। तो ये हो गया 0 इक्वल टू 45 माइनस पी माइनस 40 अपॉन में 2। 2 भी उधर गया, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 5 माइनस पी। तो P उधर जाएगा तो हो जाएगा P बराबर 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपका P 5 है तो Q कितना है, देखो निकालते हैं। एक इक्वेशन बनी होगी आपकी, P प्लस Q प्लस 78 इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो लास्ट वाली चीज होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। वो कितना था 90। ठीक है, तो यहां से बनी थी P प्लस Q बराबर 12। P की जगह 5 रखो प्लस Q इक्वल टू 12, तो Q कितना आ जाएगा आपका, Q आ जाएगा आपका 7। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो इस सवाल में ना एक चीज रह गई थी, इसने मोड पूछा था, बड़ा तेज है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको सबको साइड कर लेता हूँ कि मेरे को ये जरूरत नहीं है अब। ठीक, चलो मोड के लिए काम करते हैं। मोड क्या होता है, मोड में हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले यहाँ पे P की वैल्यू लिख लेता हूँ 5। ठीक है, फिर Q की वैल्यू लिख लेता हूँ 7। अगर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 25 वाली है, तो आपको मोडाल क्लास, ठीक है मोडाल क्लास मिल गई 40 टू 50 वाली। ठीक है, आपको पता है जो ये फ्रीक्वेंसी होती है इसको आप F1 लिखते हो, उससे ऊपर वाले को F0 लिखते हो और उससे नीचे वाले को F2 लिखते हो। अब हम मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, मोड बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। जरा ना मैं F1 की वैल्यू भी लिख लेता हूँ साइड में, F0 की भी लिख लेता हूँ और F2 की भी लिख लेता हूँ, क्योंकि ये नहीं तो नोट डाउन करने में गलती हो जाती है। L कितना है, L है आपका 40। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है मोडाल क्लास की लोअर लिमिट, प्लस F1 कितना है 21 माइनस 15 अपॉन में 2 इंटू 25 माइनस 15। ठीक है, और माइनस का 20 इंटू हाइट कितनी है 10। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 25 में से 15 गए 10 अपॉन में 25 टू जा 50, 50 में से 35 गए तो 15 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100। तो 40 प्लस 100 अपॉन में 15, 15 से 100 को करेंगे 15 6 जा 90, तो 40 प्लस 6.6 आएगा। तो ये हो जाएगा कितना 46.6 आपका हाइट हो जाएगी, मतलब मोड हो जाएगा। ये आपका मोड का आंसर है। ठीक, अब ये जो है आपका सवाल वो केस बेस है। ठीक है, देखो क्या है, मनप्रीत कौर एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। ठीक है, ये वुमेन शॉर्ट पुट मतलब एक गोला फेंक होता है। इसने कितने मीटर का 18.86 मीटर का एशियन ग्रैंड प्रिक्स में इसने फेंका था। ठीक है, अब इनिशियली उसका थ्रो कितना था 7.56 मीटर था। स्कूल डे में जब वो एथलीट थी तो हर बार वो 9 सेंटीमीटर इंप्रूव करती थी हर हफ्ते में। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डे she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve the remarkable throw। अच्छा, मतलब कैंप में सबसे पहले दिन उसने 40 बार फेंका, फिर अगले दिन 12 ज्यादा फेंका तो मतलब 52 बार फेंका, फिर कितना 64 बार फेंका। ठीक है, ऐसा उसने 15 दिन में किया। तो वो पूछ रहा है कि आप बताओ कि 11वें दिन में वो कितनी बार प्रैक्टिस करी। तो बेसिकली ये एपी है, तो A11 कितना हो जाएगा, A प्लस एक कम डी मतलब 10D। A कितना है 40, 10, D कितना है 12 का गैप है उसके में, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 120, दैट मीन्स वो 160 बार प्रैक्टिस कर चुकी होगी।
एंड ऑफ द 6 वीक में उसने कितनी डिस्टेंस चल दी होगी। अच्छा, हर बार वो कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करी थी, 9 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना ए कितना है, पहले हफ्ते में वो 7.56 मीटर फेंक रही थी। डी कितना है, हर बार वो 9 सेंटीमीटर आगे बढ़ी है, सेंटीमीटर मतलब मीटर में करने के लिए 0.09 मीटर। ठीक है, यहां देखो जो एन होगा ना वो आपका होगा 7। क्यों, देखना यहाँ पे एंड ऑफ 6 वीक का है। 6 वीक मतलब 6 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, तो 7वें हफ्ते की बात आ गई। ठीक है, तो 7th टर्म की बात हो रही हो। तो अगर यहाँ से आप A7 निकालो तो आपको पता है A7 बराबर क्या होता है, A+6D। मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यही लगा लूंगा। तो A हो गया 7.56 प्लस 6 इंटू 0.09। 6 9 का कितना होता है 54, तो ये जाएगा 7.56 प्लस 0.54। अगर इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 8.1 मीटर। ये बात याद रखना 6 हफ्ते बाद। अगर मैं बोलता 3 के बाद तो देखो क्या होता है 1 2 3, 3 के बाद मैं कहां पे पहुंच गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो इससे याद रखना। ठीक है, अब व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव इतना, तो आपको an दिया हुआ है। ठीक है, an आपको कितना दिया है 11.16 मीटर। आपसे पूछ रहा है कौन से टर्म में इतना अचीव कर लेगी, तो ये आप खुद से करना। ठीक है, आपके पास a है, आपके पास d है, आप an भी दिया हुआ है, n निकाल लेना। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताओ, आपको ये बताना है कि उसने कितने थ्रोज कर लिए। हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डे। 15 दिन बाद उसने कितने थ्रो कर लिए। तो आपको पता है पहले दिन उसने 40 थ्रो करे थे। हर दिन वो कितने थ्रो बढ़ा रही थी, 12 थ्रो बढ़ा रही थी। हाँ, 12 बढ़ा रही थी। कितने दिन के बाद बोल रहे हो, 15 दिन के बाद। तो मतलब एन कितना हो गया यहाँ पे 15। आपको बेसिकली क्या चाहिए, नंबर ऑफ थ्रोज चाहिए, तो आप सम चाहिए टोटल कितने थ्रो है। एस बराबर क्या होता है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये n/2 मतलब n हो गया 15, 2a मतलब 2 इंटू 40 प्लस n कितना हो गया 15, 15 माइनस 1 14 इंटू 12। तो कितना हो जाएगा ये 15/2, 2 इंटू 40 मतलब 80 प्लस 14 12 जा कितना होता है 168। तो ये जाएगा आपका 15/2 इंटू 248 जाएगा 124 बार में, और 124 मतलब 1860 थ्रोस होंगे। ये आपका आंसर है, ये एपी से रिलेटेड था। ठीक है, अगला देख लो। देखो आप ये पूरा पढ़ो, खुद से पढ़ो क्या चीज है। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब देखो मैं इस सवाल को सीधा करता हूँ। पैरेललोग्राम दिखा, मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आए करके। और इसी के साथ बच्चों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी याद रही होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम में ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको कितना 1,2, बी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4,3, सी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है आपको 6,6, डी कोऑर्डिनेट पता नहीं, लेट से ये ए कॉमा बी है। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या, कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डी बी। अगर मैं ए सी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन में 2, 2 प्लस 6 अपॉन में 2। ठीक है, इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डी बी निकालूंगा तो क्या होगा 4 प्लस ए अपॉन में 2, कॉमा 3 प्लस बी अपॉन में 2। अब आपको पता है अगर ये मिड पॉइंट इक्वल है तो आप ये कह सकते हो ना 1 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 4 प्लस a/2। 2 से 2 कट गया तो 7 बराबर 4 प्लस a। तो यहां से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका 3। उसी तरीके से 2 प्लस 6/2 इक्वल टू 3 प्लस b/2। 2 से 2 चला गया तो 8 बराबर क्या हो गया 3 प्लस b। तो यहां से b कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए, समझ में आ गया। तो अगर मेरे से डी के कोऑर्डिनेट पूछे थे तो मैं क्या लिखूंगा 3,5। ये मेरा आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक, अब सेकंड पार्ट देख लेते। चेक इफ द गोलकीपर जी, स्वीपर एच और विंग बैक के फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें कोलिनियर का कॉन्सेप्ट लगाना है। कोलिनियर मतलब जैसे आपके 3 पॉइंट है जी, एच और के। आप क्या करो जी एच की डिस्टेंस निकालो, आप क्या करो एच के की डिस्टेंस निकालो, आप क्या करो जी के की डिस्टेंस निकालो। अगर किन्हीं दो की डिस्टेंस जोड़ने पे तीसरे के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा कोलिनियर होगा। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक,
सेम क्या है आपका, चेक करो कि जो फुल बैक जे है, सेंटर बैक आई है, वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस आप सेम करोगे, ठीक है। ये अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, या आप खुद ही कर सकते हो। फिर लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए, अटैकिंग मिडफील्डर बी, स्ट्राइकर लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, और बी जो है इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, ए और एफ ई से, ठीक है। तो पोजीशन बतानी है आपको ई की, आपको किसकी पोजीशन बतानी है, ई की। चलो ये वाला पार्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ई। मैं थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूँ। बी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम ए एंड ई। तो पोजीशन बतानी है मुझे ई की, मुझे पोजीशन किसकी बतानी है, ई की, है ना। बस इतना सही काम है। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं इक्वी डिस्टेंस में, अभी क्योंकि सिंपल में करना है तो मैं मिड पॉइंट लगा लेता हूँ, कि अगर इक्वी डिस्टेंस है तो मिड पॉइंट भी तो कह सकता हूँ मैं इसे ऐसे। देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ए बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है आपका ई, ठीक है। और यहाँ बीच में कौन है, बी है। अब आप सोचोगे कि मैं इसको स्ट्रेट लाइन में ही क्यों लिया, मिड पॉइंट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसने स्ट्रेट लाइन बोल दिया, सिंपल सीधी लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होता तो मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाना होता, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,4, ई के क्या है a, बी, बी के क्या है 2, -3। अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊं या मिड पॉइंट की वो लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 + a/2 = 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + a = 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस के लिए 3। सेकेंड y के लिए लगाओ तो y1 + y2 अपॉन में 2 = -3। तो हो जाएगा 4 + b = -6। तो b हो जाएगा कितना आपका -10। ये आपके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। बहुत सिंपल था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो होता है आपका x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पहले बता दिया कि मेरे को ये स्ट्रेट लाइन दिया था इसीलिए मिड पॉइंट लगाया। अगर स्ट्रेट लाइन ना बोला होता तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाता, ठीक। ये पेपर का आखिरी सवाल, और ये सवाल है आपका एओटी का। आप पहले सवाल को पढ़ो, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या कि कौशिक एक बच्चा है, वो पार्क में बैठा हुआ था, ठीक है। चिल्ड्रन क्रिकेट खेल रहे थे, बर्ड्स गाना गा रहे थे, ठीक है, एक पेड़ पे 80 मीटर ऊपर। कहानी पढ़ लो, ठीक है। अब हम इसके बाद फिर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है पढ़ लिया होगा। पहले पार्ट को करते हैं। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। देखो बर्ड पहले कहाँ बैठी थी, यहाँ पे, ठीक है। कितने एंगल बना रहा था उसकी आंख पे, 45 डिग्री, पहली केस के लिए 45। आपसे पूछ रहा है बताओ पेड़ के पैर से कितनी दूरी पे था, ठीक है। तो बहुत आसान है, tan एंगल कितना है 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 80, और डिस्टेंस को ही हम मान लेते हैं x, ठीक है। कितना मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 80 अपॉन में x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 80 मीटर। मतलब पहले केस का आंसर क्या हुआ कि वो 80 मीटर पे बैठा हुआ था, ठीक। अब सेकंड पार्ट में देखो, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। बर्ड कितनी दूरी आगे गई। अगर आप देखोगे तो बर्ड कहाँ चली गई थी, बर्ड यहाँ पे चली गई थी सेकंड केस के लिए। कितना डिग्री एंगल बना रही थी 30। तो 30 के लिए सॉल्व करते हैं। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना है अभी भी 80, और बेस कितना है मुझे नहीं पता, लेट से y है। tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू 80 अपॉन में y। तो y कितना हो जाएगा यहाँ से 80√3। मतलब ये जो पूरी लेंथ अगर मैंने y ले ली थी 30 डिग्री के लिए, तो इसकी वैल्यू आ गई। मेरे को उसने बस ये पूछा था कि कितना आगे गया, तो कितना आगे गई थी बट इतना बीई। ये कैसे निकलेगा, y माइनस एक्स से निकलेगा मेरा बीई लेंथ, ठीक है। तो निकाल लेता हूँ, y कितना है 80√3, x कितना है 80 बराबर बीई। तो यहाँ से जो बीई लेंथ होगी वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 80 कॉमन ब्रैकेट में √3 - 1। ये मेरा क्या हो गया बीई। अब यूनिट क्या देखो, यूनिट मीटर चल रही है तो मीटर लगाते हुए चलना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक। सेकेंड पार्ट भी देख लो, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। बॉल कहाँ चली गई थी, देखो बॉल ने तो 60 डिग्री एंगल लिया, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली tan 60 लगाना पड़ेगा। tan 60 बराबर क्या होता है बताओ, tan 60 होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है आपका 80, ठीक है। और कितनी दूरी पे हो सी जी, tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 80 अपॉन में सी जी। तो सी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 80 अपॉन में √3। अब
डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी वो बतानी थी। डिस्टेंस क्या ट्रैवल करी बता सकते हो आप? देखो पेड़ जो था वो आपका कहाँ पे था? पेड़ था आपका ओ ए बी वाला, ठीक है। अब वो कितना ऊपर गया? वो बेसिकली ऐसे निकलेगा कि आप एफ ए इक्वल टू जी बी लिखोगे पहली बात तो। देखो एफ ए किसके बराबर है? जी बी के। और आपको पता है ये जो जी बी है वो बेसिकली सी बी माइनस सी जी है। और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को जी बी की वैल्यू चाहिए। तो जी बी क्या हो जाएगा मेरा? सी बी कितना था मेरा? सी बी आया था मेरा 80। और सी जी कितना है? 80/√3। तो ये हो जाएगा 80 कॉमन, अंदर हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 मीटर। ठीक है, ये मेरा जीबी लेंथ आ गया जितना बॉल गया है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद जो आखिरी पार्ट है उसको जरा सॉल्व करने के लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट? अगर उसने इतना फ्लो कर दिया है तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब आपको जो डिस्टेंस दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है? 20√3 प्लस का 1। ठीक है, और टाइम कितना दिया है? 2। ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका, ये आपको किस में करना है? मिनट में करना है। आपको किस में करना है? मिनट में करना है ना, मीटर पर मिनट, पर मिनट में करना है। तो आप इसको कैसे करोगे? बेसिकली आप इसको क्या करने वाले हो बताओ? सेकंड को मिनट में कैसे चेंज करते हैं? तो आपको करना क्या पड़ेगा इस केस के लिए? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये किस में हो जाए? मीटर पर मिनट में हो जाए। ठीक है, और नीचे अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 600√3 प्लस 1 मीटर पर मिनट। अब कितने बच्चे ऐसे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो देखो कैसे करा। मीटर अपॉन में सेकंड था। आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं 1/60 मिनट कर दूं तो ये 1 सेकेंड हो जाएगा। नीचे मेरे पे क्या है? सेकेंड है, देखो नीचे मेरे पे सेकेंड है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ मीटर अपॉन में 1 सेकेंड। अब इसको मिनट में लिखना जरा, मीटर अपॉन में 1/60 मिनट। तो क्या होगा? ये जो 60 होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ मीटर अपॉन में मिनट आ जाएगा। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। ठीक, चलो इसी के साथ आपका सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। जितने भी सवाल मैंने जो स्किप करे हैं, जो आपको करने के लिए कहे हैं, तो प्लीज उन्हें कर लीजिएगा।